हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस सेशंस में हमने इस चैप्टर के सारे ही टॉपिक्स को एकदम डिटेल में जा कर के डिस्कस करते करते समझ लिया था। इनफैक्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने इस चैप्टर के आपकी एनसीईआरटी बुक में जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को भी कर लिया था सॉल्व, और साथ ही साथ एनसीईआरटी बुक में जो इस चैप्टर के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उन एग्जाम्पल्स को भी हमने खुद से सॉल्व करके देख लिया था। तो अब इतना सब कुछ करने के बाद फाइनली बारी आती है इस चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, जो हम करेंगे सॉल्व बिल्कुल आज ही के इस लेक्चर में। और बस यही है हमारे आज के इस सेशन का टारगेट। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं ना, अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आइए करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहां पर हम लाइट चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। ओके, चलो फिर आ जाओ, कहानी शुरू करते हैं और सवालों को सॉल्व करने का सिलसिला भी शुरू कर ही लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखते हैं कि ये पहला सवाल आपसे एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस। 4 मटेरियल्स बेटा आपको इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं, उन चारों में से आपको एक ऐसा मटेरियल चूज़ करना है जिसका इस्तेमाल हम एक लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। तो ज़रा अपन एक बार पहले ऑप्शंस रीड कर लेते हैं। ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी ग्लास, ऑप्शन सी प्लास्टिक, या लास्ट ऑप्शन डी क्ले। देखो बेटा, ऐसा है कि एक लेंस का काम क्या होता है। लेंस का काम होता है लाइट का रिफ्रैक्शन कॉज करना, या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि लेंस का काम होता है लाइट को रिफ्रैक्ट करवाना। लेकिन मुद्दा ये है कि एक लेंस, अच्छा यहाँ पर मैं किसी स्पेसिफिक लेंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको जनरल सी बात बता रही हूँ कि लेंस का काम ही होता है क्या, लाइट का रिफ्रैक्शन कॉज करना या लाइट को रिफ्रैक्ट करवाना। पर बात यह है कि एक लेंस लाइट को रिफ्रैक्ट तभी करवा सकता है जब लेंस के थ्रू लाइट ट्रैवल कर पाए। मान लो कि हमारे पास एक ऐसा लेंस आ गया है अचानक से जिसके थ्रू लाइट ट्रैवल ही नहीं कर पा रही है, मतलब आर पार ही नहीं जा पा रही है। तो बेटा अगर ट्रैवल नहीं कर पाएगी लेंस के थ्रू लाइट, तो फिर रिफ्रैक्शन कैसे होगा? होगा ही नहीं। तो कहने का मतलब बहुत ही आसान सा है कि ये चीज़ आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। इनफैक्ट जब अपन लेंस के बारे में सबसे पहली बार पढ़ रहे थे इस चैप्टर में, लेंस की मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी और उस डेफिनेशन में भी मैंने वहाँ पर मेंशन किया था कि एक लेंस बनाने के लिए हमें चाहिए होता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल। याद करो इस चैप्टर का जो पहला लेक्चर था, या आई गेस दूसरा लेक्चर था, जहाँ पर मैंने आपको टाइप्स ऑफ मीडिया बताए थे। मैंने आपको 3 तरह के मीडिया पढ़ाए थे, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम एंड ओपेक मीडियम। याद आया? तो ट्रांसपेरेंट मीडियम में क्या पढ़ाया था मैंने आपको कि ट्रांसपेरेंट मीडियम एक ऐसा मीडियम होता है जो अपने थ्रू लाइट को ट्रैवल करने देता है, मतलब आर पार जाने देता है अपने थ्रू। तो इसका मतलब ये है कि लेंस बनाने के लिए आप जो भी मटेरियल का इस्तेमाल करोगे, इट हैज़ टू बी अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि लेंस बनाने के लिए आपको चाहिए होता है एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल। और ये चीज़ मैंने आपको लेंस की डेफिनेशन में भी समझाई थी कि अगर लेंस के थ्रू लाइट ट्रैवल ही नहीं कर पाएगी, प्रोपोगेट ही नहीं कर पाएगी, तो फिर कैसे होगा रिफ्रैक्शन? हो ही नहीं पाएगा, अब्जॉर्प्शन होकर के ना काम खत्म हो जाएगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को याद रखिएगा, अपने दिमाग में ये चीज़ फिक्स कर लीजिए कि हाँ, लेंस बनाने के लिए हमें चाहिए होता है एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल, या एक ऐसा मटेरियल जो काम कर सके एक ट्रांसपेरेंट मीडियम के तौर पे। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करना अब आसान हो गया होगा। ठीक है, बेसिक क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है। पहला ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए वाटर। तो बेटा सबको पता है, देखो वाटर तो क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, यानी कि ये अपने थ्रू लाइट को ट्रैवल करने देता है, प्रोपोगेट करने देता है। तो यदि हम इसका इस्तेमाल करेंगे लेंस बनाने के लिए तो काम अपना हो जाएगा, है ना, लाइट का रिफ्रैक्शन हो जाएगा। चलो, तो यानी कि पानी में कोई दिक्कत नहीं है, पानी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं लेंस बनाने के लिए। सेकेंड ऑप्शन क्या है? सेकेंड ऑप्शन है ग्लास। तो बेटा जो अपने लेंसेज होते हैं वो कांच के ही तो बनते हैं, ग्लास के ही तो बनते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लास क्या है, कांच क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल ही तो है, लाइट को अपने आर पार जाने देगा।
तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी प्लास्टिक। तो बेटा वो जो ट्रांसपेरेंट वाली प्लास्टिक आती है ना, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं लेंस बनाने के लिए। देखो ऐसा है, जो बड़े बड़े महंगे वाले जो मैग्नीफाइंग ग्लासेस होते हैं ना, वो एक्चुअली बेटा कांच के बनते हैं, और वो जो छोटे छोटे आते हैं ना बच्चों के खेलने के लिए टॉय वाले मैग्नीफाइंग ग्लासेस, तो क्योंकि वो सस्ते होते हैं और बच्चों के खेलने के लिए ही बनाए जाते हैं, तो बेटा वो एक्चुअली ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के ही बनते हैं, ठीक है। तो जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होती है बेटा, उसका भी अपन 100% इस्तेमाल कर सकते हैं लेंस बनाने के लिए, क्योंकि वो जो प्लास्टिक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो ट्रांसपेरेंट वाली प्लास्टिक है, तो वो वाली प्लास्टिक एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का काम कर लेगी, तो लेंस उससे बन सकेगा, ठीक है। लास्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी क्ले। तो यार क्ले में थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, क्यों? क्योंकि ये तो एक आप समझ लो कि ओपेक मीडियम बन जाएगा, लाइट को ट्रैवल करने ही नहीं देगा, मतलब आर पार जाने ही नहीं देगा अपने थ्रू। तो फिर अगर लाइट आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, अगर इसका अपन ने लेंस बनाया ना क्ले का, तो लाइट आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, तो काहे का रिफ्रैक्शन होगा? हो ही नहीं पाएगा, अब्जॉर्प्शन होकर के काम खत्म हो जाएगा। तो क्ले एक ऐसा मटेरियल है जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल नहीं है, ट्रांसपेरेंट मीडियम के तौर पे काम नहीं कर सकता, तो 100% इससे हम लेंस नहीं बना सकते हैं। तो सवाल ऐसा ही था, ठीक है, सवाल ऐसा ही था कि आपको एक ऐसा मटेरियल चूज़ करना था जो मतलब आपको एक ऐसा मटेरियल यहाँ पर चूज़ करना था जिसका इस्तेमाल हम लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। तो चूज़ कर लिया ऑप्शन डी क्ले, इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं लेंस बनाने के लिए, ठीक है। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे बढ़ जाएं अपने अगले सवाल के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो शुरुआत में तो आपको एमसीक्यूज ही मिलेंगे, है ना। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है? द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। मतलब कि आपको एक एनलार्ज्ड या आप बोल सकते हो कि मैग्नीफाइड इमेज मिली है। वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो तुम ये देख लो कि कौन सा स्फेरिकल मिरर इस्तेमाल किया हुआ है। कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल किया गया है, मतलब कि कॉन्केव मिरर था, उसके सामने रख दिया ऑब्जेक्ट, तो मिरर ने क्या करा? उसकी इमेज बना दी। इमेज कैसी बनी है? वर्चुअल बनी है, इरेक्ट बनी है और मैग्नीफाइड या एनलार्ज्ड इमेज बनी है। तो सवाल आपसे ये पूछा गया है कि ज़रा बताओ कि ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली कॉन्केव मिरर के सामने कहाँ रखा गया होगा, एग्जैक्ट पोजीशन आपसे पूछी गई है, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, या देखो ऐसा है कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए तो मुझे लगता है कि ऑप्शंस को भी आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्यों बेटा? अपन ने कॉन्केव मिरर के सारे केसेस पढ़े हैं ना, 6 केसेस होते हैं टोटल, और 6 में से 5 केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कि कॉन्केव मिरर क्या करता है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही बनाता है। कहने का मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉन्केव मिरर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही बनाता है। सिर्फ एक लौता केस होता है जहाँ पर कॉन्केव मिरर भी आप बोल सकते हो कि पिघल जाता है और वो बोलते हैं कि चलो ठीक है यार, एक बार बना ही देते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। और वो जो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है वो कैसी होती है? हमेशा एनलार्ज्ड ही होती है, मैग्नीफाइड ही होती है। तो बताओ वो एक लौता कौन सा ऐसा केस है कॉन्केव मिरर का जहाँ पर ये भी क्या करेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना देगा। तो जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं कॉन्केव मिरर के सामने, उसके पोल एंड फोकस के बीच में, तो इमेज कैसी बनती है? मिरर के पीछे, यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज में भी कैसी होती है? एनलार्ज्ड होती है या मैग्नीफाइड होती है, मतलब ऑब्जेक्ट से तो बड़ी ही होगी इमेज का साइज, ठीक है। तो मान लो कि ये, अच्छा मैंने इस तरह से आपको क्यों क्वेश्चन को सॉल्व करवाया, क्योंकि कई बार बेटा बोर्ड एग्जाम में ना ज़रूरी नहीं है कि आपको एमसीक्यूज़ के फॉर्म में ही ऐसे सवाल मिले। 1 मार्क के लिए आपको एक ऐसा सवाल भी आ सकता है, मतलब बिना ऑप्शंस वाला, कि बताओ इमेज ऐसी 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 बन रही है, तो बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया होगा? कॉन्केव मिरर के सामने या कॉन्वेक्स लेंस के सामने। ऐसे भी केसेस मतलब सवाल आ जाते हैं। तो दोनों ही तरह के सवालों के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है। अब क्योंकि यहाँ पर MCQ बेस्ड मतलब MCQ है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो एक ऑप्शन आपको चूज़ करना ही है। तो आज अपन क्या करते हैं, ऑप्शंस को एक बार फटाफट से रीड कर लेते हैं। ऑप्शन ए, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नोइंग।
ऑप्शन बी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख देते हैं ऑब्जेक्ट को बेटा इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, तो इमेज भी कहाँ बन जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन जाती है। ऑब्जेक्ट यदि रखा गया है एट सी, तो इमेज भी कहाँ बन जाएगी, एट सी ही, रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज की। थर्ड ऑप्शन क्या है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये भी गड़बड़ है बेटा। लास्ट ऑप्शन क्या बचा है, जो बचा है वही होगा, बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। यही तो अपन ने देखा था ना कि जब अपन कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रख देते हैं उसके पोल और फोकस के बीच में, तो इमेज बनती है मिरर के पीछे, वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। ठीक है, तो ऑप्शन डी ही होगा बेटा इस सवाल का सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। वेयर शुड an object be placed in front of a convex lens। देखो बेटा, आप कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर सवाल है, ठीक है, ये मत देख लेना कि मैम कॉन्वेक्स मिरर है ना, आगे वाला वर्ड भी तो पढ़ा करो, लेंस है। टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि अब आपके पास क्या है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस है। अब तुम जो है दिल पर हाथ रख करके बताओ कि क्या अपन ने कॉन्वेक्स लेंस के सारे केसेस नहीं पढ़ रखे हैं। अरे बिल्कुल पढ़े हुए हैं बेटा, टोटल 6 केसेस होते हैं कॉन्वेक्स लेंस के, और 6 के 6 केसेस अपन ने पढ़ लिए हैं। इनफैक्ट अपन ने कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो उसी के ऊपर, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेटा ये एक सवाल आया है। सवाल ये है कि भाई कॉन्वेक्स लेंस है, बताओ कि हम कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें, मतलब क्या पोजीशन पे रख दें कि जो उसकी इमेज बने वो सेम साइज़ की बने। कि मान लो कि ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, मान लो कि जो ऑब्जेक्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर लंबा है, तो जो उसकी इमेज बने वो भी कितनी बने, 5 सेंटीमीटर लंबी ही बने। मतलब ना हमको डिमिनिश्ड इमेज चाहिए है, ना हमको मैग्नीफाइड, या आप बोल सकते हो कि एनलार्ज्ड इमेज चाहिए है, हमको सेम साइज़ की इमेज चाहिए। जो साइज़ ऑब्जेक्ट का है ना, एग्जैक्टली उतने ही साइज़ की हमें इमेज चाहिए है। किसका इस्तेमाल करते हुए, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हुए। तो तुमसे सवाल ये पूछा गया है कि ज़रा बताओ कि कहाँ रख दें ऑब्जेक्ट को इसके सामने कि सेम साइज़ की जो है इसकी इमेज का फॉर्मेशन हो जाए बेटा। तो एक लौता केस होता है कॉन्वेक्स लेंस का भी, जहाँ पर वो क्या करता है, सेम साइज़ की इमेज का फॉर्मेशन करता है। कौन सा होता है वो केस, जब हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं 2f1 पर, तो उसकी इमेज बनती है 2f2 पर, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और सेम साइज़ की बनती है। याद आया कि नहीं? इसलिए मैंने कहा था कि 6 के 6 केसेस अपन ने पढ़ रखे हैं कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, और उन्हीं में से एक सवाल, उन्हीं में से एक केस के ऊपर ये सवाल बना है। ठीक है, ये देखो, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। एक काम करती हूँ ना, इसको मैं थोड़ा सा हटा ही देती हूँ। ये लो, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, यहाँ हो जाएगा F2, ऊपर बना देती हूँ F2, और यहाँ हो जाएगा 2F2। ठीक है, और ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, मान लो कि ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया है यहाँ, ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया है यहाँ, दूसरा कलर लेती हूँ बेटा मैं, यहाँ 2F1 पर हमने क्या करा है, ऑब्जेक्ट को रख दिया है। अब इससे क्या होगा, इंसिडेंट लाइट रेज निकलेंगी, लेंस के अंदर जाएंगी, रिफ्रैक्शन होगा, जहाँ पर रिफ्रैक्टेड रेज मिलेंगी, इमेज का फॉर्मेशन वहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, पहली इंसिडेंट लाइट रे आई है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, और लेंस के अंदर घुसी है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, आप सभी को पता है, रिफ्रैक्टेड रे फोकस को क्रॉस करती हुई निकलेगी, है ना, रिफ्रैक्टेड रे फोकस को क्रॉस करती हुई निकलेगी। ठीक है, फिर इसके बाद में मतलब फोकस कौन सा, F2 वाला, है ना। ये मत समझना कि मैम यहाँ से गई है तो वापस लौट के यहीं आ जाएगी, बेटा लौटने वाला काम लेंस में नहीं होता है। ठीक है, अगर लौटने वाला काम लेंस में हो गया तो फिर तो वो तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा ना, रिफ्रैक्शन कहाँ होगा। चलो, तो पहली इंसिडेंट लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हुआ, फोकस को क्रॉस करते हुए निकली है, रिफ्रैक्टेड रे F2 को क्रॉस करते हुए निकली है। ठीक है, अब देखो सेकेंड इंसिडेंट लाइट रे क्या कर रही है, F1 को क्रॉस करते हुए लेंस के अंदर घुस रही है। अपन ने नियम पढ़े थे ना, रूल्स पढ़े थे रे डायग्राम्स को बनाने के लिए, 3 नियम पढ़े थे। 3 नियम में से बेटा 2 नियम तो यहीं लागू कर दिए उठा करके। ठीक है, तो अब दूसरी इंसिडेंट लाइट रे आई है जो फोकस को क्रॉस करती हुई ये क्या बोलते हैं, लेंस के अंदर घुस रही है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये देखो, रिफ्रैक्टेड रे क्या होगा बेटा, कुछ इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के
पैरेलल हो जाएगी। मतलब ये दोनों रूल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं ना, कि इंसिडेंट लाइट रे यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड रे फोकस को क्रॉस करते हुए निकलेगी, और यदि कोई इंसिडेंट लाइट रे ऐसे आ रही है कि वो फोकस को क्रॉस करते हुए लेंस के अंदर आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये मिल गई क्या, ये मिल गई आपको दूसरी रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, अब देखो दोनों रिफ्रैक्टेड रेस कहाँ मिल रही हैं, यहाँ मिल रही हैं, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो जाएगा, यहीं हो जाएगा, मतलब कि 2f2 पे हो जाएगा। आप बोलोगे कि मैम पता तो चल गया था, रे डायग्राम क्यों बनाया? रे डायग्राम बेटा इसलिए बना करके दिखाया है ताकि तुम्हारी भी आदत पड़ जाए रे डायग्राम्स को बनाने की। हर साल यही होता है कि मैं बोलती रह जाती हूँ कि बच्चों रे डायग्राम्स अभी से बनाने शुरू कर दो, प्रैक्टिस शुरू कर दो, लेकिन बच्चे बोलते हैं कि मैम अभी तो बहुत टाइम है एग्जाम में, एंड टाइम पर देखेंगे। और एंड टाइम पर फिर इतनी सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए कि PYQs भी करने हैं, सैम्पल पेपर भी लगाने हैं, रिविजन भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो रे डायग्राम्स को प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिल पाता है। और फिर एग्जाम में आते हैं रे डायग्राम्स, क्योंकि आते ही हैं वो तो, है ना, तो वहाँ पर जो है बच्चे घूम जाते हैं कि मैम बनाया तो था, पढ़ा तो था, याद नहीं आ रहा। तो ऐसा मत करो बेटा, अभी से प्रैक्टिस करते चलो, ठीक है। तो देखो रियल इन्वर्टेड बन गई है और सेम साइज़ की बन गई है, ओके। हाँ, तो सवाल यही था कि भैया कहाँ रख दें ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के सामने, सेम साइज़ की इमेज बन जाए, तो बोल देना 2f1 पे रख दो, इजी। अब ज़रा देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शन ए, एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। बेटा अगर अपन ने प्रिंसिपल फोकस पे रख दिया ना, यहाँ पर रख दिया यदि ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, तो ये तो गलत है ना, और एनलार्ज्ड बनेगी। चलो ये हो गया, चलो ठीक है, ये फोकस पे रख देंगे तो क्या होगा, इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। बनने तो क्या जाता है, नहीं बनने दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर इन्फिनिटी पे इमेज बनती ना बेटा तो वो एनलार्ज्ड बनती है, हमको सेम साइज़ की चाहिए, ठीक है। तो ये वाला जो केस है वो अपन नहीं लगा सकते हैं। सेकेंड क्या है, एट ट्वाइस दी फोकल लेंथ। आप बोलोगे कि मैम ट्वाइस दी फोकल लेंथ भी, तो वो वाला हमारा ऑप्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी क्या है, एट इन्फिनिटी। अरे भाई अगर ऑब्जेक्ट को अपन ने कहाँ रख दिया, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, ये वाला भी केस पॉसिबल नहीं है। मतलब क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पे तो उसकी इमेज बनेगी कहाँ, फोकस पर, डिमिनिश्ड बनेगी। अरे हमें तो सेम साइज़ की चाहिए ना, तो ये भी गलत है। लास्ट क्या बचा, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। तो मैम अगर यहाँ पर रख दिया तो यहाँ पर भी, तो मतलब ये तो मैम गड़बड़ हो जाएगा। अरे मुन्नू, ये जो सेकेंड ऑप्शन था ना ये बिल्कुल सही था। ट्वाइस दी फोकल लेंथ का मतलब क्या है, देखो फोकल लेंथ तुमको पता है क्या होती है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है बेटा, इसको अपन क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। यदि तुम इसका डबल कर दोगे तो क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कि 2f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की तो बराबर होता है। तो यदि तुमने फोकल लेंथ के डबल डिस्टेंस पे, फोकल लेंथ के यदि तुमने डबल डिस्टेंस पे क्या करा है, ऑब्जेक्ट को रखा है, इसका मतलब तुमने कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट को, तुमने रखा है 2f1 पे, ठीक है। तो ये घुमा के थोड़ा सा दिया था, सीधा सीधा नहीं बोला कि एट 2f1 पे रख देंगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज बन जाएगी सेम साइज की, थोड़ा सा घुमा दिया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, चाहे सीधा बताओ चाहे घुमा के बताओ, हम सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं यदि हमें कॉन्सेप्ट पता है तो, ठीक है। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी ही होगा। आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। अ स्फेरिकल मिरर एंड थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच ऑफ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। बेटा ये देखो, एक स्फेरिकल मिरर आपको दिया हुआ है, कौन सा मुझे नहीं पता, एक स्फेरिकल लेंस भी आपको दिया हुआ है, कौन सा मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि दोनों की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, -15 सेंटीमीटर है। तो बताना है आपको कि मिरर और लेंस होगा कौन सा। ऑप्शन ए बोलता है कि भाई दोनों कॉनकेव होंगे, ऑप्शन बी बोलता है कि भाई दोनों जो है ना, मतलब मिरर और लेंस दोनों ही कॉन्वेक्स होंगे, ऑप्शन सी बोलता है कि मिरर कॉनकेव होगा और लेंस कॉन्वेक्स होगा, या लास्ट ऑप्शन डी बोलता है कि भाई देखो ऐसा है कि मिरर जो है वो कॉन्वेक्स होगा और लेंस जो है वो कॉनकेव होगा। तो भाई मेरे हिसाब से देखो तो इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन ए कि लेंस और जो आपका मिरर है दोनों ही क्या होंगे, अरे कॉनकेव होंगे ना बेटा। जैसे कि ये देखो, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, इसको आप एक्स वाई प्लेन पे रख दो, ये हो जाएगा क्या, इसका पोल, और ये हो जाएगा फोकस, और ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तुम खुद बताओ कि ये जो, चलो ठीक है काम करते हैं ना, इसको अपन रख ही देते हैं एक्स वाई प्लेन पे, ये देखो ये आ गया आपका एक्स वाई प्लेन, ठीक है।
अब तो मुझे ये बताओ कि कॉन्केव मिरर जो है अपना बेटा, कॉन्केव मिरर, इसका फोकस कहाँ लाई कर रहा है? इसका फोकस आप बोलोगे कि मैम प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा है, आई नो दैट, बट वो प्रिंसिपल एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस नहीं, तुम तो ये बताओ कि इसका जो फोकस है वो कहाँ लाई कर रहा है? आप बोलोगे कि मैम इसका फोकस मिरर के सामने लाई कर रहा है। एग्जैक्टली सामने मतलब कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है ना इसका फोकस। तो ये जो इसकी फोकल लेंथ है वो कहाँ से नापोगे? नेगेटिव एक्स एक्सिस से ही तो नापोगे ना। तो फोकल लेंथ क्या आएगी? नेगेटिव आएगी कि नहीं आएगी? कॉन्केव मिरर की बेटा फोकल लेंथ नेगेटिव ही होती है। सिमिलरली अगर आप बात करोगे कॉन्केव लेंस की, कॉन्केव लेंस की, ठीक है, ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, और लाइट रेज ऐसी आ रही हैं, ठीक है, लाइट रेज ऐसी आ रही है, मतलब आपस में भी पैरेलल, इंसिडेंट लाइट रेज आ रही हैं, आपस में भी पैरेलल है और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ भी पैरेलल है, ठीक है। लेंस के अंदर जाएंगे क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। और बेटा ये क्या है? ये एक डाइवर्जिंग टाइप ऑफ लेंस होता है। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या करता है? रिफ्रैक्टेड रेज को डाइवर्ज करवा देता है। तो ये देखो कुछ इस तरीके से लाइट रेज लेंस से निकल करके डाइवर्ज हो जाएंगी। अब जो तुम्हें पता है कि डाइवर्जिंग रेज जो होती हैं वो कभी मिलती तो है नहीं, लेकिन किसी तरीके से उनको मिलवाने के लिए अपन क्या करते हैं? पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। तो जब अपन इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करवाते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो ये दोनों ही डाइवर्जिंग रेज पीछे की तरफ क्या हो रही हैं? एक कॉमन पॉइंट से निकल करके डाइवर्ज हो रही हैं, मतलब ऐसा लगता है कि पीछे कहीं मिल रही हैं, और जहां मिलेंगी वहीं क्या बन जाएगा? फोकस बन जाएगा ना अपने किसका? कॉन्केव लेंस का। बेटा दोनों ही मिरर और दोनों ही लेंसेज के फोकस ऑब्टेन करना सिखाए है ना, तो बस उसी को मद्देनजर रखते हुए तुम्हें ये सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हो गया, लाइट रेज रिफ्रैक्ट हो गई, डाइवर्ज हो गई, इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करवा करके लेके आए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इस कॉमन पॉइंट से क्या हो रही है? निकल करके डाइवर्ज हो रही है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ मिल रही है, जहाँ मिलेंगे वहीं होगा फोकस बन जाएगा। तो ज़रा देखो ना बेटा, ये फोकस कहाँ लाई कर रहा है? ये लाई कर रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं, वो कहाँ से नापोगे? नेगेटिव एक्स एक्सिस से। तो यहाँ पर भी फोकल लेंथ क्या आएगी? नेगेटिव आएगी कि नहीं आएगी? तो इसलिए सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन है कि दोनों ही क्या है? कॉन्केव है। फोकल क्योंकि फोकल लेंथ दोनों की देखो ना क्या दी हुई है सवाल में, -15 सेंटीमीटर दी हुई है ना। वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है फर्क साइन से। यदि फोकल लेंथ नेगेटिव है तो समझ जाना कि मिरर होगा कॉन्केव और लेंस भी होगा कॉन्केव, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस दोनों की फोकल लेंथ पॉजिटिव में आती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सिपाहियों, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। आप एक मिरर से कितने भी दूरी पर क्यों ना खड़े हो, इमेज जो बन रही है आपकी मिरर के ऊपर वो इरेक्ट ही बन रही है, मतलब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बना रहा है मिरर, चाहे आप उसके सामने कितनी भी दूरी पर क्यों ना खड़े हो। तो आपको बताना है कि वो मिरर कौन सा होगा। प्लेन मिरर होगा क्या? आप बोलोगे कि हाँ मैम हो सकता है, क्योंकि आपको पता है अपन ने प्लेन मिरर जो इमेजेस बनाता है, प्लेन मिरर जो इमेजेस बनाता है उन इमेजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने पढ़ रखी है ना, तो अपन को पता है कि प्लेन मिरर क्या करता है, हमेशा ऑब्जेक्ट की वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनाता है। भाई तुम अपने घर में जो तुम्हारे आईने लगे होते हैं उन आईनों के सामने, मतलब उस आईने के सामने, उस मिरर के सामने जा कर के तुम कितने भी डिस्टेंस पे क्यों ना खड़े हो जाओ, है ना, कि मान लो कि तुम अपने घर में जो आईना लगा हुआ है, तुम्हारे रूम में जो मिरर लगा हुआ है, तुम उसके सामने बहुत दूर खड़े हुए हो, तो भी जो तुम्हारी इमेज बनेगी मिरर पर वो कैसी होगी बेटा? अपराइट ही होगी, मतलब वर्चुअल और इरेक्ट ही होगी। अगर तुम उसके बहुत नज़दीक जा करके खड़े हो जाओगे तो भी तुम्हारी जो शक्ल है वो शक्ल, मतलब मुंह की जगह मुंह दिखेगा, पैर की जगह पैर दिखेंगे, मतलब कि अपराइट इमेज ही बनेगी। तो ये पॉसिबल है कि जिस मिरर की यहाँ पर बात हो रही है वो प्लेन है ना, प्लेन मिरर है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। लेकिन क्या करेंगे, बिना ऑप्शंस को रीड करे आगे बढ़ जाएंगे क्या? नहीं, मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ, और इनफैक्ट मैं ये हर बैच के बच्चे से बोलती हूँ कि बेटा एक बार ना ऑप्शंस सारे रीड कर लिया करो। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें लगता है कि मैम ऑप्शन जो पहला ऑप्शन है ना उसी में हमें हमारे सवाल का सही जवाब मिल गया है, बट टू बी ऑन अ सेफर साइड एक बार सारे ऑप्शंस रीड ज़रूर कर लिया करो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कॉन्केव। तो यार देखो कॉन्केव तो यहाँ पर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि हमने कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉन्केव मिरर क्या करता है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि कितने भी दूरी पे खड़े हो जाओ, कितने भी दूरी पे खड़े हो जाओ मिरर से, वो हमेशा आपकी क्या करेगा? वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनाएगा। तो ये कॉन्केव तो नहीं हो सकता बेटा, है ना। नेक्स्ट क्या बचा? कॉन्वेक्स। तो हाँ, कॉन्वेक्स भी बेटा क्या करता है? हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनाता है। इसीलिए मैंने कहा था ऑप्शंस एक बार सारे पढ़ लेना।
क्यों? ऑप्शन ए सही लग रहा था कि हाँ प्लेन मिरर, लेकिन बेटा उस हिसाब से तो फिर ऑप्शन सी भी सही है। क्या करोगे फिर, ए मार्क करोगे या सी मार्क करोगे? ऑप्शन डी क्या बोलता है? ऑप्शन डी बोलता है ईदर प्लेन या कॉन्वेक्स। ये मार्क करोगे कि प्लेन भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कॉन्केव नहीं होगा, ये पक्का है, ठीक है। लेकिन ये पक्का नहीं है कि हाँ वो प्लेन ही होगा, या ये भी पक्का नहीं है कि वो कॉन्वेक्स ही होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। या तो यहाँ पर अगर लिखा होता डिमिनिश्ड, माना कि इमेज जो बन रही है वो हमेशा कैसी बन रही है, इरेक्ट बन रही है, लेकिन डिमिनिश्ड बन रही है, तो फिर आप बोलते हैं कि हाँ कॉन्वेक्स, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, एक नंबर का देवदास हमेशा डिमिनिश्ड इमेज, डिमिनिश्ड वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स हो जाता, या अगर ऐसा लिखा होता कि सेम साइज की इमेज बन रही है तो फिर जो है प्लेन होता। तो लेकिन ऐसा कुछ स्पेसिफाई, मतलब इमेज का नेचर यहाँ पर बताया हुआ है, साइज के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो फिर तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन डी को मार्क करेंगे कि भैया प्लेन भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते हैं श्योरिटी के साथ, इसलिए ऑप्शन डी को मार्क करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रिफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी। डिक्शनरी बेटा कई बार क्या होती है, बहुत ही छोटी सी होती है, और उसमें जो वर्ड्स जो लिखे होते हैं, जो अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, वो इतने छोटे छोटे होते हैं कि इसे क्लियरली हम पढ़ नहीं पाते, रीड नहीं कर पाते, ठीक है। तो उन्हें रीड करने के लिए अपन क्या करते हैं, कभी कभी मैग्नीफाइंग लेंस का या ग्लास का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आपसे ये पूछा गया है कि कितने पावर का मैग्नीफाइंग ग्लास जो है ना आप इस्तेमाल करोगे उन स्मॉल लेटर्स को पढ़ने के लिए, है ना। ये मुझे लगता है कि अगर आप लोग कोई ऐसे मूवीज़ या कार्टून्स वगैरह देखते हो, ठीक है, तो उसमें मेरे टाइम पर एक आता था, मतलब अभी भी आता होगा, आई डोंट नो, मिकी माउस आता था, तो उसमें जो डक रहती थी ना, वो मतलब एक एपिसोड मैंने देखा था, तो उसमें वो डिटेक्टिव बनी थी, तो वो क्या कर रहा था, वो डक की जो है ना मैग्नीफाइंग, वो कोट पहन के, हैट पहन के, मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के यहाँ वहाँ देख रहा था। तो इस मैग्नीफाइंग ग्लास से हो क्या रहा था बेटा, कि जो छोटा ऑब्जेक्ट था वो उसको उसके ग्लास में बड़ा दिख रहा था, ठीक है। तो डिक्शनरी के छोटे वर्ड्स को क्लियरली पढ़ने के लिए हम चाहते हैं कि उसकी उन वर्ड्स की जो इमेज है वो हमको थोड़ी सी बड़ी मिले, और बड़ी मिलने के लिए आप कौन से पावर का यहाँ पर लेंस इस्तेमाल करोगे, सवाल यही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रिफर टू यूज़ while reading small letters found in a dictionary। ऑप्शन ए कॉन्वेक्स लेंस, हाँ कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे, क्यों बेटा, याद करो अपन ने कॉन्वेक्स लेंस के सारे केसेस पढ़े हुए हैं। कॉन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस होता है जो ऑब्जेक्ट की डिमिनिश्ड इमेज भी बना सकता है, ठीक है, एनलार्ज्ड इमेज भी बना सकता है, और सेम साइज़ की इमेज भी बना सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि मैम कॉन्वेक्स के बस की बात नहीं है, अरे बेटा कॉन्केव लेंस की बस की बात नहीं होती है। कॉन्केव लेंस के तो अपन ने 2 ही केसेस पढ़े, और उन दोनों ही केसेस में हमने क्या देखा, उन दोनों ही केसेस में हमने यही देखा है कि भैया जो कॉन्केव लेंस होता है ना, वो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाएगा हमेशा, और वो इमेज भी कैसी होगी, ऑलवेज डिमिनिश्ड, हमेशा छोटी। एनलार्ज्ड इमेज बेटा कॉन्केव लेंस के बस की नहीं होती है बनाना, ठीक है। तो कॉन्केव लेंस तो यहाँ पर आप एक काम करो, जिन जिन भी ऑप्शंस में आपको कॉन्केव लेंस दिख रहा है ना, पहली फुर्सत में जाकर के उसको हटा दो। क्यों? क्योंकि कॉन्केव लेंस का मतलब पावर तो चलो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर हम कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, क्योंकि कॉन्केव लेंस क्या करेगा, वर्चुअल इरेक्ट इमेज तो बनाएगा, लेकिन डिमिनिश्ड बनाएगा। ऑलरेडी बेटा डिक्शनरी में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो छोटे हैं, उनको क्लियरली देखने के लिए हम ये चाहते हैं कि वो हमें बड़े दिखें, है ना, जो इमेज बने वर्ड्स की वो बड़ी बने, ताकि वो हमें क्लियरली दिखें। और यदि हमने कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल किया तो ये क्या करेगा, कॉन्केव लेंस वर्चुअल इरेक्ट इमेज तो बनाएगा वर्ड्स की, लेकिन और छोटी बना देगा, तो और नहीं पढ़ते बनने वाला तुमसे। तो जहाँ जहाँ दिख रहा है कॉन्केव लेंस, पहली फुर्सत में जाकर के हटा दो। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, दोनों में ही कॉन्केव है, दोनों को जाकर के हटा दो। एलिमिनेशन मेथड से अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब आपके पास 2 ही ऑप्शंस बचे, ऑप्शन ए एंड सी, दोनों में क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। बट अब बारी आती है पावर की। तो देखो पावर यहाँ पे क्लियरली नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर आपको फोकल लेंथ दी हुई है। तो याद करो अपन ने पावर और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन पढ़ा है, कि जिस लेंस की फोकल लेंथ कम होती है उसकी पावर ज़्यादा होती है, या जिस लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होगी उसकी पावर क्या होगी, कम होगी। बेटा हम अगर डिक्शनरी के छोटे वर्ड्स की बड़ी इमेज बनाना चाहते हैं, वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज्ड यदि इमेज बनाना चाहते हैं, तो 100% हमें कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करना होगा। कॉन्वेक्स लेंस का तो हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक ऐसा कॉन्वेक्स लेंस जिसकी पावर भी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए।
कम पावर वाले लेंस को इस्तेमाल करके तुम्हें क्या ही मिल जाएगा कि तुम बोलोगे कि मैम आपने कहा था कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करो क्योंकि वो क्या करता है, वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज बनाता है वर्ड्स की, तो हमने उसका तो इस्तेमाल किया, लेकिन हमने एक ऐसा लेंस ले लिया जिसकी पावर क्या है, कम है। तो बेटा कम पावर का तुम अचार डालोगे क्या? तुम्हारे पास जो कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए उसकी पावर ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। पावर ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि एक ऐसा कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ कम है। ज़रा देखो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि अ कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है। अगर किसी लेंस की बेटा फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर होगी तो उसकी पावर कम नहीं हो जाएगी। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, अ कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो यदि फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी बेटा तो इसकी पावर ज़्यादा नहीं हो जाएगी। यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर आपको पावर कैलकुलेट करना नहीं है, बोला नहीं गया, मतलब करना चाहो तो कर सकते हो इस फॉर्मूले से, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। 1/, फोकल लेंथ करके आपको पावर ही तो निकालनी पड़ेगी, आप कर सकते हो, लेकिन ऐसे ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो लॉजिकल है, वो वैसे ही समझ में आ रहा है कि इस लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा है तो इसकी पावर कम होगी, इसकी फोकल लेंथ कम है तो इसकी पावर ज़्यादा होगी, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा पावर वाले ही तो लेंस का इस्तेमाल करेंगे ना। हमको क्या पागल कुत्ते ने काटा कि हम कहने को कॉन्वेक्स लेंस भी इस्तेमाल करें, वो भी कम पावर वाला, काय को कम पावर वाला, ज़्यादा पावर वाला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इट शुड बी ऑप्शन सी, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, जितनी कम फोकल लेंथ होगी उतनी ज़्यादा उस लेंस की पावर ज़्यादा होगी, ठीक है। चल अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। ओके, अब यहाँ से आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे क्या, हो चुके हैं। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, हम एक ऑब्जेक्ट की बेटा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑब्टेन करना चाहते हैं यूजिंग अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। What should be the range of distance of the object from the mirror? Okay, हम ये चाहते हैं कि भैया हमें एक ऑब्जेक्ट की वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिले, ठीक है। और हम कौन से ऑप्टिकल डिवाइस का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट की इमेज को ऑब्टेन करने के लिए? कॉन्केव मिरर का, जिसकी फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, मतलब फोकल लेंथ कितनी उसकी 15 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि रेंज ऑफ डिस्टेंस क्या होना चाहिए बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द मिरर। तो देखो बेटा ऐसा है कि जैसे कि ये आपका क्या है, कॉन्केव मिरर है, ठीक है, ये हो गया इसका पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस ही क्या कहलाता है, फोकल लेंथ कहलाता है, ठीक है। तो सवाल में आपको फोकल लेंथ दी हुई है, कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव अभी 2 मिनट के लिए भूल जाओ, अभी तो तुम बस इतना देखो कि हाँ कॉन्केव मिरर है और फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर दी हुई है। अब कहने मतलब क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है कि हमें इसी कॉन्केव मिरर का हमें जो है बेसिकली इस्तेमाल करना है, इसी कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करना है ऑब्जेक्ट की वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज को ऑब्टेन करने के लिए। तो अपन ने कुछ देर पहले ही एक ऐसा सवाल लगाया जहां पर अपन ने ये समझ लिया था एक बार फिर से कि भैया ये जो कॉन्केव मिरर है ये मोस्ट ऑफ द केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही बनाता है। सिर्फ एक लौता केस होता है जहां पर ये भी क्या करता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना ही देता है। वो केस कौन सा होता है, जब ऑब्जेक्ट को अपन रखते हैं फोकस एंड पोल के बीच में, है कि नहीं। अधिकतर केसेस में तो बेटा ये रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनाएगा कॉन्केव मिरर। एक लौता केस जहां पर ये भी क्या करता है, पिघल करके बोलते हैं कि चलो ठीक है यार हम भी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना ही देते हैं। वो कौन सा केस होता है, जब ऑब्जेक्ट रखा होता है प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में। तो लेकिन यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा गया कि पोजिशन क्या होगी ऑब्जेक्ट की, डिस्टेंस का रेंज पूछा गया है बेटा। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा सा दिया है, बट कॉन्सेप्ट पता है तो क्या दिक्कत है। तो व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो आप बोल सकते हो कि भाई लेस देन 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रख दो, है ना। ऑब्जेक्ट को मिरर के कॉन्केव मिरर के पोल से लेकर के लेस देन 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रख दो कहीं भी ऑब्जेक्ट को, तो उसकी क्या मिल जाएगी, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिल जाएगी। अच्छा, कई बार बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बोलते हैं कि मैम पोल से लेकर के 15 सेंटीमीटर तक के डिस्टेंस पे कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट को, तो उसकी जो है ना वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलेगी। बेटा पोल से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर क्या है, पोल से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर तो फोकस है, और अगर तुमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया ना तो उसकी इमेज क्या बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, वो रियल इन्वर्टेड बन जाएगी। यानी कि 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे तो हम ऑब्जेक्ट को नहीं रख सकते हैं,
हमें रखना होगा लेस देन 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को मिरर के पोल से, तब जाकर के उसकी इमेज क्या बनेगी, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। जहां तुम 15 सेंटीमीटर पे ले आना बेटा, काम खत्म, बन जाएगी कैसी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो ये ब्लंडर मत करना, ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, ओके, इफ द इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। भाई वर्चुअल इरेक्ट बनेगी तो भाई कॉनकेव मिरर है बेटा, कॉनकेव मिरर है जब भी ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, जब भी ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है हमेशा वो कैसी बनती है, एनलार्ज्ड ही बनती है। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस, और रे डायग्राम जो है यहाँ पर आपको बनाना है तो बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर देती हूँ बेटा, या मैं काम करती हूँ, मैं ना दूसरा डायग्राम यहाँ पर अलग से बना लेती हूँ, ये बहुत ही हौश पौश हो जाएगा नहीं तो। देखो ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन दोनों के कहीं बीच में, सपोज यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। हाँ जी, तो अब एक काम करते हैं, एक इंसिडेंट रे ऐसी ले आते हैं जो सीधे पोल पे जाकर के गिर रही है ओब्लिकली। एक इंसिडेंट लाइट रे बेटा ऑब्जेक्ट से ऐसी निकल रही है जो पोल के ऊपर जाकर के गिर रही है ओब्लिकली, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे भी निकल जाएगी ओब्लिकली, ठीक है। दूसरी इंसिडेंट लाइट रे ऑब्जेक्ट से ऐसे आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि वो मानो सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करती हुई आ रही है। दूसरी इंसिडेंट लाइट रे ऑब्जेक्ट से निकल करके ऐसी आ रही है कि उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि वो मानो सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करती हुई आ रही है। तो आपको पता है आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, नियम क्या बोलता है कि जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो इंसिडेंट रे के पाथ को जो है रिट्रेस कर लेती है, मतलब कि इंसिडेंट रे यदि आई ऐसी है तो रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे ही निकल जाएगी। ये निकल गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब आपके पास दो रिफ्लेक्टेड रेज आ चुकी हैं, एक ये वाली एक ये वाली, दोनों देखिए, लेकिन दोनों कैसी हैं, डाइवर्जिंग हैं। डाइवर्जिंग रेज कभी मिलती हैं क्या, चाहे रिफ्लेक्टेड हो चाहे रिफ्रैक्टेड हो, नहीं मिलती, उनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करवाना पड़ता है, और जहाँ मिलेंगी इमेज का फॉर्मेशन वहीं हो जाएगा। ये देखो, ये दोनों ही डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज को अपन मिरर के पीछे की तरफ एक्सटेंड करवा करके लेके गए, और जहाँ मिली इमेज का फॉर्मेशन वहीं हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब क्योंकि इस केस से रिलेटेड आपको ये डायग्राम बनाना है तो आप एक काम कर सकते हो क्या, कि यहाँ पर ना फोकल लेंथ मेंशन कर सकते हो 15 सेंटीमीटर। तो लेस देन 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को मिरर के पोल से, तो ही जाकर उसको क्या मिलेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, वो भी कैसी, एनलार्ज्ड, ठीक है। ये देखो, object must be placed in front of a concave mirror between its pole and principal focus at a distance of less than 15 सेंटीमीटर। बेटा यदि तुमने यहाँ पर less than 15 सेंटीमीटर नहीं लिखा ना तुम्हें पिटाई लग जाएगी। क्यों, क्योंकि फिर तुम्हारे आंसर क्या बोलते हैं, मार्क्स तुम्हारे यहाँ पर कट हो जाएंगे ना। यदि तुमने 15 सेंटीमीटर बोल दिया कि अरे मैम मिरर के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दो, बेटा 15 सेंटीमीटर की दूरी पे फोकस है, इन्फिनिटी पे बनेगी इमेज, रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट चाहिए ना, तो उसके लिए लेस देन 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे तुम्हें रखना होगा ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर के सामने, ठीक है, फ्रॉम इट्स पोल। द इमेज फॉर्म विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज कैसा होगा, लार्जर होगा, और रे डायग्राम आपके सामने मैंने बना ही दिया है। ओकी डोकी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ द मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। इन सिचुएशंस में या इन केसेस में कौन सा मिरर इस्तेमाल होता है आपको बताना है। हेडलाइट ऑफ कार, एक कार की हेडलाइट्स में बेटा कौन सा मिरर का इस्तेमाल होता है, तो आप बोल सकते हो कि मैम यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्केव मिरर का। क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा मिरर है ना, जो हमें क्या कर सकता है, लाइट रेस की एक पैरेलल बीम बना करके दे सकता है। याद करो वो वाला केस, जैसे कि मानो ये आपका क्या है, कॉन्केव मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये इसका पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो कि यदि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहाँ, फोकस पर, ठीक है, तो ठीक है उसकी इमेज का बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, आई नो। बट अगर मैं आपको इस केस का रे डायग्राम बनाने के लिए बोलूँ तो आप कैसे बनाओगे। पहली इंसिडेंट रे जो पोल के ऊपर जाके गिरेगी ओब्लिकली, तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगा, ओब्लिकली निकल जाएगी। दूसरी इंसिडेंट रे जो ऐसा लगेगा कि मानो सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करती हुई क्या कर रही है। दूसरी इंसिडेंट लाइट रे ऐसी आ रही है कि जैसे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करती हुई क्या कर रही है, मिरर पे स्ट्राइक कर रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे उसी के पाथ को रिट्रेस करेगी, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे भी आपकी ऐसी की ऐसी निकल जाएगी। अब यदि तुम दोनों ही रिफ्लेक्टेड रेस को देखोगे, ये वाली
दोनों तुमको पैरेलल दिखेंगी, और तुमको पता है कि जो पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं, कोई भी हो, पैरेलल रेज जो होती हैं वो बहुत दूर जाकर के मिलती, कितने दूर, इन्फिनिटी पे। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि दोनों मिलेंगी, लेकिन कहाँ, बहुत दूर, कितने दूर, इन्फिनिटी पे। तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। लेकिन वो तुम छोड़ दो 2 मिनट की, तुम तो ये देखो कि यहाँ पर तुमको पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिली कि नहीं मिली। मतलब यहाँ पर जो तुमको इस वाले केस में जब तुम कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रख देते हो उसके फोकस पर, तो जो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज निकलती हुई दिखती हैं, यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रेज निकलती हुई दिखती हैं वो पैरेलल होती हैं कि नहीं होती हैं। तुम तो बस ये देखो, इन्फिनिटी पे बन रही है इमेज, कौन सी बन रही है, किस नेचर की बन रही है, किस साइज की बन रही है, वो बात की बात है। तुम तो ये देखो कि जहाँ रखा ऑब्जेक्ट फोकस पर, तो जो रिफ्लेक्टेड रेज निकलेंगी वो कैसे निकलेंगी, पैरेलल निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी। वही तो चाहिए होता है हमको। कैसे, हेडलाइट जो होती है गाड़ियों की बेटा, कार की, ठीक है, उनमें लगा होता है ऐसा क्या, एक कॉन्केव शेप का रिफ्लेक्टर, ठीक है, और उसके फोकस पे अपन क्या करते हैं, बल्ब रख देते हैं। हेडलाइट में क्या होता है बेटा, देखो गाड़ी की हेडलाइट से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उससे रोशनी निकले, ठीक है, और रोशनी क्या करे, आगे की जो सड़क है उसको साफ साफ, मतलब हेडलाइट से जो रोशनी निकले वो जो आगे जो सड़क है ना, उसको जो है चमका दे, मतलब वहाँ पर जो है लाइट स्कैटर कर दे। भाई अब तुम अगर रात में ट्रैवल कर रहे हो गाड़ी से, कार से, ठीक है, तो तुम ये तो नहीं चाहोगे ना कि जैसे हम अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन करें, आजू बाजू जो खेत है, सपोज तुम अगर हाईवे पे जा रहे हो, ठीक है, जो खेत है, जो ट्रैक्टर खड़ा है, तुमको वो भी दिख जाए। नहीं, तुम ये चाहते हो कि जिस रोड पर हमारी गाड़ी चल रही है वो रोड के ऊपर लाइट क्या हो, स्कैटर हो, आजू बाजू लाइट गिरे ना गिरे उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि तुम अपनी गाड़ी की हेडलाइट से यही एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हें वहाँ से क्या मिले, पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिले। तो होता यह है कि गाड़ी की हेडलाइट में इस्तेमाल होता है ऐसा कॉन्केव शेप का रिफ्लेक्टर, उसके फोकस पे हम क्या करते हैं, बल्ब रख देते हैं। बल्ब से क्या होता है, लाइट रेज निकलती हैं, बल्ब से ऐसे लाइट रेज निकलती हैं, और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रेज जो निकलेंगी वो ऐसी पैरेलल निकलेंगी, रिफ्लेक्टेड रेज ऐसी पैरेलल निकलती हैं। और क्योंकि हमें रे डायग्राम बनाना होता है, तो रे डायग्राम के लिए बेटा हम क्या करते हैं, 2 ही इंसिडेंट लाइट रेज लेते हैं, ठीक है, 2 ही रिफ्लेक्टेड रेज निकलती हैं। रिफ्रैक्शन के केस में 2 रिफ्लेक्टेड रेज निकलती हैं। बट ये मत समझना कि मैम हम रे डायग्राम्स को बनाने के लिए 2 लाइट रेज ले रहे हैं, 2 रिफ्लेक्टेड रेज ले रहे हैं, तो केवल 2 ही निकलेंगी, नहीं। नंबर ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज आती हैं मिरर के ऊपर, लेंस के ऊपर, नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज निकलती हैं, केवल 2 मत समझना, ठीक है। ये कई बार बच्चे ब्लंडर कर देते हैं कि मैम 2 से क्या होगा, मैम 2 ही 2, अरे 2 ही नहीं बेटा, बहुत सारी रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पर निकलती हैं। और जब बहुत सारी लाइट रेज एक साथ बंडल में निकलती है, उस बंडल को अपन क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं, है कि नहीं। ये समझा चुकी हूँ मैं आपको पिछले लेक्चर्स में। तो होगा क्या कि जैसे ही कॉन्केव शेप के इस रिफ्लेक्टर के फोकस पे हम रख देंगे बल्ब को, इंसिडेंट लाइट रेज निकलेंगी, रिफ्लेक्टर के ऊपर जाके गिरेंगी, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्टेड रेज आपको मिलेंगी, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पर आपको मिलेंगी जो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, यानी कि यहाँ पर आपको एक पैरेलल बीम मिल जाएगी लाइट रेज की, ठीक है। तो गाड़ी की हेडलाइट्स में बेटा इस्तेमाल होता है क्या, कॉन्केव मिरर ही। ओके, नेक्स्ट, साइड या रियर व्यू मिरर जो होता है व्हीकल्स का, तो बेटा यहाँ पर तो अपन इस्तेमाल करते हैं किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। ये मुझे लग रहा है कि प्रीवियस लेक्चर में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जब अपन सॉल्व कर रहे थे तो ऐसा सवाल आया था, मैंने आपको वहाँ भी समझाया था कि हम अपनी गाड़ियों में जो साइड व्यू या जो रियर व्यू मिरर लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं, ये देखने के लिए कि हमारी गाड़ी के साइड में या पीछे की तरफ जो रोड है उसमें कितना ट्रैफिक है, कौन सी गाड़ी खड़ी है, मतलब हमारी गाड़ी के पीछे का जो नज़ारा है वो देखने के लिए जो है हम रियर व्यू मिरर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब जाहिर सी बात है बेटा, अगर तुम सड़क पे चल रहे हो, तुम्हें पता करना है कि भाई पीछे कौन सी गाड़ी हॉर्न दे रही है, कितना ट्रैफिक है, तो ये देखने के लिए तुम जिस मिरर का इस्तेमाल करोगे एज अ रियर व्यू मिरर, तुम उससे यही एक्सपेक्ट करोगे तो कि वो क्या करे, पीछे आने वाली गाड़ियों की वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाए, कि पता चला कि तुमने क्या करा है, कॉन्केव मिरर लगाया है और वो क्या कर रहा है, रियल इन्वर्टेड इमेज तुम्हें बना करके दे रहा है। मतलब कि तुम्हारी गाड़ी की जो पीछे ट्रक चल रहा है उसकी इमेज तुम्हें उल्टी दिख रही है ना। तो रियल इन्वर्टेड इमेज जो मिरर बनाएगा बेटा, उस मिरर का हम कतई इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि बचा क्या, कॉन्वेक्स मिरर। तो एक रीज़न तो ये होता है कि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, चाहे उसके सामने, कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कहीं भी क्यों ना रख दो, वो हमेशा उसकी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बना के देगा आपको। दूसरा क्या, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, कि हम ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी के पीछे जितना भी ट्रैफिक है ना, मैक्सिमम ट्रैफिक की हमें इमेज उस छोटे से मिरर में मिल जाए।
तो आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, एक नंबर का देवदास होता है, हमेशा क्या करता है, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, छोटी इमेज। तो आपकी गाड़ी के पीछे जो इतनी चौड़ी सड़क है, उस पर जो इतने सारे गाड़ियाँ खड़ी हुई है, उस पूरे आप बोल सकते हो कि व्यू की एक छोटी सी इमेज आपको वो साइड व्यू मिरर बना करके दे देगा, जिसमें कि कॉन्वेक्स मिरर आपने इस्तेमाल किया होगा। तो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मतलब कि उस छोटी सी इमेज के थ्रू, है ना, रियर व्यू मिरर में जो छोटी सी इमेज बन रही है ना, उस छोटी सी इमेज के थ्रू आपको आपकी गाड़ी के पीछे जो पूरा एक फील्ड है उसका आपको एक वाइडर व्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 100% हम इस्तेमाल करेंगे किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। रीज़न मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि यहाँ पर आपको आंसर देना है, मतलब उसको सपोर्ट करने के लिए रीज़न भी आपको देना होगा, इसलिए। ठीक है, देन सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस के लिए हम एक बार फिर से क्या करते हैं बेटा, कॉन्केव मिरर का ही इस्तेमाल करते हैं। क्यों भाई, सोलर फर्नेस में हमें करना क्या होता है, हमें कुछ मतलब ये समझ लो कि हमें हीट एनर्जी चाहिए होती है। सोलर फर्नेस में हमें हीट एनर्जी चाहिए होती, ताकि उस हीट एनर्जी को हम इस्तेमाल कर पाएँ कुछ भी पकाने वकाने के लिए। ठीक है, तो होता क्या है कि सपोज़ ये आपका कॉन्केव मिरर है। ठीक है, आपको पता है कि यदि सन से जो लाइट रेज आती हैं वो बहुत दूर से आ रही हैं, तो वो पैरेलल होंगी। तो यहाँ पर क्या होता है, ये पैरेलल लाइट रेज आती हैं, और आपको पता है कि ये कन्वर्जिंग टाइप का मिरर है, तो क्या करेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रेज को कन्वर्ज करवा देगा एक कॉमन पॉइंट पर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो होगा क्या कि बहुत दूर से क्या आ रही हैं, सनरेज आ रही हैं, सारी की सारी सनरेज आकर के, मतलब वो पैरेलल हैं आपस में भी, प्रिंसिपल एक्सिस के भी, और आकर के गिरेंगी कहाँ, कॉन्केव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, सारी की सारी जो रिफ्लेक्टेड सनरेज होंगी, रिफ्लेक्टेड सनरेज जो होंगी बेटा, वो इस कॉमन पॉइंट पे आकर के मिल जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी। अब आप खुद ही सोचो, इतनी सारी सनरेज यदि एक कॉमन पॉइंट पे आकर के कन्वर्ज हो जाएंगी, तो उस पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस पर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं हो जाएगी क्या, कितनी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, क्योंकि सनरेज में क्या होता है, हीट एनर्जी तो होती है ना। तो इतनी सारी सनरेज यदि एक कॉमन पॉइंट पे आकर मिलेंगी, तो वहाँ पर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी। वही हमें चाहिए होता है सोलर फर्नेस में। ठीक है, ओके, तो अब इनके आंसर आप देख सकते हो। हेडलाइट्स में हम इस्तेमाल करेंगे कॉन्केव मिरर का टू गिव अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन। साइड व्यू या रियर व्यू मिरर में हम इस्तेमाल करेंगे कॉन्वेक्स मिरर का, ताकि वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बने और वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिले हमें। सोलर फर्नेस में हम इस्तेमाल करेंगे कॉन्केव मिरर का, ताकि सनलाइट क्या हो जाए, टू कॉन्सेंट्रेट द सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन द सोलर फर्नेस। हीट के लिए ही होता है क्या, सोलर फर्नेस का मतलब उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब ये वाला सवाल बेटा बहुत अच्छा है, और ये वाला सवाल ही बच्चों को कई बार कंफ्यूज करता है। मैंने आपको 2 मिनट पहले नहीं, मतलब कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था ना कि बच्चों को लगता है कि मैम हम जब रे डायग्राम्स बनाते हैं तो उसके लिए 2 ही इंसिडेंट लाइट रेज निकालते हैं, 2 ही रिफ्लेक्टेड रेज निकलती हैं, 2 ही रिफ्रैक्टेड रेज निकलती हैं। यानी कि कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में ये आ जाता है कि मैम ऑब्जेक्ट को यदि हम रखेंगे किसी भी लेंस या मिरर के सामने तो उससे केवल 2 ही लाइट रेज निकलेंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है बेटा, n नंबर ऑफ लाइट रेज निकलती हैं। अब वो तो रे डायग्राम बनाना है, तो उसको बनाने के लिए हम 2 इंसिडेंट लाइट रेज का इस्तेमाल करते हैं। अगर 2 से ज़्यादा अगर इंसिडेंट लाइट रेज लेंगे तो क्या होगा, हॉश पॉश हो जाएगा, रे डायग्राम आपका क्लियरली नहीं बनेगा। बट ये बात आपको याद रखनी होगी कि निकलती बहुत सारी है लाइट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज भी बहुत सारी निकलेंगी। ठीक है, बना नहीं पाते उनको, वो अलग बात है। तो अब यहाँ पर क्या बोला गया है, कॉन्वेक्स लेंस है और उसका आधा हिस्सा क्या किया गया है, एक ब्लैक पेपर से कवर कर दिया गया है। तो अगर मान लो कि इस लेंस के सामने हम एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो क्या ये लेंस जो कि आधा हिस्सा इसका कवर्ड हो चुका है, क्या ये लेंस उस ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज बना सकता है? अगर बना सकता है तो आपको अपने आंसर को एक्सपेरिमेंटली जो है ना वेरीफाई करना होगा और अपने ऑब्जर्वेशंस को भी आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो ये बेसिकली क्या होता है ना, कई बार इसको स्कूल टीचर स्कूल लेवल पर ही एक्टिविटी करवा करके ये सवाल निपटा देते हैं, और अच्छी भी बात है, एक्टिविटी करवानी चाहिए, क्लैरिटी आपको उससे ज़्यादा मिलती है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जैसे कि ये देखो, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, और इसके आधे हिस्से को क्या कर दिया गया है, आधे हिस्से को कुछ इस तरीके से ब्लैक पेपर से कवर कर दिया गया है। अब बच्चा क्या सोचता है, देखो बच्चा ये सोचता है कि मैम ये देखो, ये आपका ये क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक है, और इसके आधे हिस्से को कवर कर दिया है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, लाइट रेज आएंगी कुछ इस तरीके से, आपस में भी पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल, और ये वाली जो लाइट रे आ रही है ये लेंस के अंदर जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर के बाहर आ जाएगी कुछ इस तरीके से। लेकिन मैम ये वाली इंसिडेंट लाइट रे जो लेंस के ये वाले पार्ट के ऊपर आकर के गिर रही है, जो कि ब्लैक पेपर से कवर्ड है, मैम इसका तो कुछ हो ही नहीं पाएगा,
हो सकता है कि लाइट क्या हो, अब्जॉर्ब हो जाए, लेकिन मैम रिफ्रेक्ट होकर के तो जा नहीं पाएगी। मतलब कि 2 इंसिडेंट लाइट रेज आई थी, 2 इंसिडेंट लाइट रेज आई थी ऑब्जेक्ट से, 2 में से एक तो क्या हो गई, रिफ्रेक्ट होकर के बाहर निकल गई, लेकिन दूसरी निकल ही नहीं पाई। इसका मतलब क्या मैम, इसका मतलब ये कि यहाँ पर तो रिफ्रैक्टेड रेज आ ही नहीं पा रही हैं, और अगर नहीं आ पाएंगी तो क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों, मैंने क्या समझाया आपको कि केवल 2 इंसिडेंट लाइट रेज नहीं निकलती हैं बेटा, बहुत सारी निकलती हैं। समझ रहे हो, बहुत सारी निकलती हैं। बनाते केवल 2 ही हैं, लेकिन निकलती 2 से भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर कुछ लाइट रेज रिफ्रैक्ट होकर के वहाँ नहीं पहुँच रही हैं तो क्या हुआ, जो बाकी लाइट रेज है बेटा, है ना, जो लेंस का जो दूसरा हाफ है, लेंस का जो दूसरा हाफ है जिसको कि कवर नहीं किया गया है, अरे वहाँ पर तो होगा ना रिफ्रैक्शन, है, वहाँ पर तो होगा रिफ्रैक्शन कुछ इस तरीके से, वहाँ से तो लाइट रेज निकलेंगी रिफ्रैक्ट हो करके, और जहाँ रिफ्रैक्टेड रेज मिलेंगी इमेज का फॉर्मेशन वहीं के वहीं हो जाएगा। तो किसने बोला जो है ना, अगर आधे लेंस को कवर कर देंगे तो इमेज नहीं बन पाएगी या ब्लर बनेगी, इमेज बनेगी और ब्लर भी नहीं, मतलब उतनी ब्लर भी नहीं बनेगी, लेकिन मतलब इमेज तो बन जाएगी, इमेज तो 100% बनेगी। ये मत बोलना कि मैम इमेज नहीं बनेगी, बनेगी, क्योंकि लेंस का जो दूसरा हिस्सा है वो तो फंक्शनल है ना, जिसको कवर किया हुआ चलो वो क्या हो गया, फंक्शन नहीं कर पा रहा, वहाँ पर से रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, लेकिन जो दूसरा हाफ है जिसको कवर नहीं किया गया है वो तो फंक्शनल है, तो वहाँ से तो रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्टेड रेज मिलेंगी, जहाँ मिलेंगी इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ देखो, when one half of a convex lens is covered with a black paper, this lens produces a complete image of the object. To prove it, we perform the following experiment. Take a convex lens and cover half part of it by using a black paper. Place it vertically on a stand. On one side of the place, लेंस के एक साइड पर आपको क्या करना है, बर्निंग जलती हुई कैंडल रख देनी है। On the opposite side of a lens, fix a white screen. Adjust the position of the candle on a screen till clear image of the burning candle is formed on the screen. तब तक जो है बेटा आप क्या करोगे, कैंडल की या स्क्रीन की पोजीशन को आप जो है ना करोगे एडजस्ट, जब तक कि आपको स्क्रीन के ऊपर जलती हुई कैंडल की एक क्लियर इमेज ना मिल जाए। वी ऑब्जर्व दैट द इमेज इज कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये मत समझना कि मैम आधी अधूरी ही इमेज मिलेगी, कि मैम ये देखो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर हुआ ये था कि लेंस का जो ये वाला पार्ट था ना वो तो कवर्ड था, लेंस का जो ये वाला पार्ट था वो तो कवर्ड था, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर वाले पार्ट से, ठीक है, ऑब्जेक्ट के ऊपर वाले पार्ट से ये जो लाइट रेज आ रही थी इनका तो रिफ्रैक्शन हो नहीं पाया। ऑब्जेक्ट के नीचे वाले पार्ट से ये लाइट रेज आ रही थी जिनका रिफ्रैक्शन हुआ, यानी कि यहाँ पर जो इमेज बनेगी उस इमेज में केवल ऑब्जेक्ट का केवल नीचे वाला हिस्सा आएगा, ऊपर वाला आएगा ही नहीं। ऐसा नहीं होगा बेटा, कंप्लीट इमेज मिलने वाली है। ठीक है, however, अच्छा हाँ कहाँ थे हम, हाँ, from the experimental observations we find the image formation does not depend upon the size of the lens. लेंस की साइज से फर्क नहीं पड़ता है ना। आप बोलोगे मैम लेंस की साइज की बात कहाँ से आ गई, अरे बेटा अगर आप लेंस के आधे हिस्से को ब्लैक पेपर से कवर कर दोगे तो यानी कि उसका आधा ही हिस्सा क्या होगा, फंक्शनल होगा, यानी कि आपने क्या करा है, लेंस की साइज तो छोटी कर दी है ना, तो लेंस के साइज से फर्क नहीं पड़ता है बेटा। अ सिमिलर लेंस कैन ऑल्सो बी यूज टू फॉर्म अ कंप्लीट इमेज ऑफ वन ऑब्जेक्ट placed in front of it. However, brightness of the image decreases when some part of the lens is blocked. It is because now lesser number of rays pass through the lens. जो इमेज आपको मिलने वाली है बेटा वो कंप्लीट मिलेगी। ये मत समझना कि मैम लेंस का ऊपर वाला हिस्सा कवर्ड था तो ऑब्जेक्ट के ऊपर वाले हिस्से से, ऑब्जेक्ट के ऊपर वाले हिस्से से जो लाइट रेज निकल के आ रही थी उनका तो रिफ्रैक्शन हो नहीं पाया, नीचे वाले हिस्से से जो लाइट रेज आ रही थी उन्हीं का रिफ्रैक्शन हो पाया, तो केवल जो इमेज बनेगी वो इनकम्प्लीट बनेगी, उसमें केवल नीचे वाला हिस्सा दिखाई देगा। नहीं, इमेज पूरी बनेगी, कंप्लीट बनेगी, लेकिन हाँ थोड़ी सी आप बोल सकते हो कि ब्राइटनेस यहाँ पर इमेज की कम रहेगी। क्यों? क्योंकि कम नंबर ऑफ लाइट रेज बेटा लेंस को क्रॉस कर पा रही है ना, यानी कि कम नंबर ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज आपको मिलेंगी रिफ्रैक्टेड रेज मिलती हुई मिलेंगी, होगा रिफ्रैक्शन, सब कुछ होगा, इमेज भी बनेगी, कंप्लीट बनेगी, लेकिन क्योंकि कम लाइट रेज क्रॉस कर पाएंगी ना लेंस को तो रिफ्रैक्टेड रेज भी कम होंगी। अगर रिफ्रैक्टेड रेज कम होंगी तो इमेज जो बनेगी उसकी ब्राइटनेस कम होगी बट कंप्लीट ज़रूर बनेगी। आई बात समझ में? ओके, तो मैं ये मान के चलती हूँ कि आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बेटा बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर और अब से शुरू होंगे कुछ बढ़िया लेवल के न्यूमेरिकल्स। चलो भैया आ जाओ। क्या बोलता है हमसे अगला सवाल, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है। तो मैं आपसे हमेशा एक ही चीज़ बोलती हूँ बेटा कि सवाल को पढ़ते पढ़ते जब भी तुम्हें लगे कि अरे ये वाली वैल्यू तो दी हुई है तो एक काम किया करो, उसको लगे हाथ वहीं के वहीं लिख लिया करो। क्या दिया हुआ है यहाँ पर आपको सवाल में,
ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी 5 सेंटीमीटर, ठीक है लिख लिया। अब आगे बढ़ो। An object 5 centimeter in length is held 25 centimeter from a converging lens of focal length 10 centimeter। बहुत कुछ दिया हुआ है आपको, ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है, आपको ये भी बताया गया है कि कन्वर्जिंग लेंस से ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, मतलब कि आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? -25 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। साथ ही साथ कौन सा लेंस इस्तेमाल हुआ है वो भी आपको बताया हुआ है भाई, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या है? यहाँ पर बात हो रही है कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ भी दी हुई है, इसलिए मैंने कहा था कि बहुत कुछ गिवन है। कितनी दी हुई है फोकल लेंथ? 10 सेंटीमीटर। तो वो भी हम यहाँ पर लिख ही लेते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। क्यों बेटा? कॉन्वेक्स लेंस है ना, इसका फोकस कहाँ लाया करता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। तो फोकल लेंथ को कहाँ से मेजर करते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, इसलिए इसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। किसकी? कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है। ओके, इतना सब कुछ तो दिया हुआ है। पूछा क्या गया है? रे डायग्राम बनाओ, ठीक है बना देंगे, लेकिन उसके लिए पहले हमें ये तो पता चले कि इमेज बन कहाँ रही है। तो इमेज की पोजीशन भी निकालो, साइज भी निकालो, उसका नेचर भी बताओ, उसके बाद में जाकर के रे डायग्राम भी बनाओ। मतलब सब कुछ ही करने के लिए बोल दिया है, ठीक है कर लेंगे, क्या दिक्कत की बात है। यानी कि इमेज डिस्टेंस यहाँ पर आपको निकालना है और इमेज की हाइट भी आपको निकाल करके बतानी होगी, और नेचर तो खैर बता ही देंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जहाँ आपका इमेज डिस्टेंस आ गया ना, अगर नेगेटिव आया तो समझ जाना कि इमेज कैसी बन रही है। अरे बेटा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि ये मोस्ट ऑफ द केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, लेकिन आपको इसका इकलौता केस भी नहीं भूलना है जहाँ पर ये भी पिघल करके क्या करता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना ही देता है। तो एक बार आप क्या करो, फटाफट से इमेज डिस्टेंस निकाल लो। कैसे? लेंस फॉर्मूला लगा करके, तो वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना, क्या बोलते हैं, क्लियर हो जाएंगी, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। यदि इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आया तो समझ जाना इमेज कहाँ बन रही है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर पता चल जाएगा आपको, क्योंकि वो भी आपसे पूछा गया है, ठीक है। और यदि नेगेटिव आया तो समझ जाना कि कहाँ बन रही है इमेज? नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, मतलब कि वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ठीक है। आ जाओ फटाफट से क्या करते हैं, लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। फॉर्मूला सही लिखा है या नहीं? सही लिखा है। दुनिया भर की सारी नेगेटिविटी कहाँ मिलेगी तुम्हें? लेंस फॉर्मूला में। अरे मतलब कि यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा बेटा, अगर गलती से यहाँ पर तुमने पॉजिटिव साइन लगा दिया तो फिर क्या होगा? ये बन जाएगा मिरर फॉर्मूला, ठीक है। लेंस फॉर्मूला ये होता है। अब क्योंकि हमें v निकालना है तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा अपन रीअरेंज कर देते हैं। 1/u को अपन वहाँ फेंक देते हैं, ठीक है। तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u। प्लस क्यों? यहाँ पर नेगेटिव था, राइट हैंड साइड में जाएगा तो पॉजिटिव नहीं हो जाएगा? बेसिक मैथ्स मेरे को भी आती है, ऐसी बात नहीं है। चलो 1/v इज इक्वल्स टू, अब बेटा 1/f की जगह पे अपन क्या लिख देंगे? 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। प्लस या नेगेटिव? ऑब्वियसली प्लस, पॉजिटिव, ठीक है। तो 1/f की जगह पे अपन लिख देते हैं 1/10। ये पॉजिटिव बेटा फॉर्मूले का पॉजिटिव है, ठीक है। 1/u की जगह पे अपन क्या लिख देंगे? -1/25, -1/25। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ना। तो 1/10 मतलब ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/10 माइनस 1/25। इसको और सॉल्व कर लो, और क्या बताओ जी। 10 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि इतना आ जाए? आप बोलोगे कि मैम 25 कर दो, मैंने कहा चलो ठीक है 25, माइनस 25 में क्या मल्टीप्लाई करें कितना आ जाए? आप बोलोगे मैम 10 कर दो, मैंने कहा चलो ओके। ये अब 25 में से 10 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 15। 15/10 इंटू 25, 5 से कटेगा, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। तो आपका 1/v कितना आ जाएगा? 1/v बेटा आ जाएगा 3 बाय नीचे कितना है 5 इंटू 10 मतलब 50। तो v कितना आ जाएगा? 50/3 सेंटीमीटर। आप इसको आगे जा करके उसमें क्या बोलते हैं डेसिमल में भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया बेटा इमेज डिस्टेंस। नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया मतलब इमेज कहाँ बन रही है? इमेज बन रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, मतलब इमेज का नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये भी लिख दो ना, रियल एंड इन्वर्टेड। तो दो चीज़ें तो अपन ने बता दी,
4 चीज़ें पूछी गई है सवाल में, 2 तो अपन ने बता दी, एक इमेज डिस्टेंस बता दिया है, एक इमेज का नेचर बता दिया है, ठीक है। अब साइज भी निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, वो मैग्निफिकेशन का लगाएंगे फॉर्मूला, m इज इक्वल्स टू इमेज की हाइट बाय ऑब्जेक्ट की हाइट इज इक्वल्स टू v बाई यू, राइट, v बाई यू। इमेज की हाइट निकालनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, इमेज का डिस्टेंस हमने अभी अभी निकाला है कितना 50/3। मैं इसको डेसिमल में बेटा नहीं करूँगी, क्यों, क्योंकि अभी अपन और कैलकुलेट करेंगे ना, मतलब यहाँ पर भी अपनी कैलकुलेशन लगी रही है तो कुछ ना कुछ कटेगा, इसलिए मैं डेसिमल में नहीं कर रही हूँ, ठीक है। बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है बेटा -25, तो इसको अपन -25/1 लिख सकते हैं भाई। अगर डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो मतलब 1 ही होता है, ठीक है। अब क्या होगा, ये ऊपर जाकर के उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, इमेज की हाइट बाय ऑब्जेक्ट की हाइट जो कि कितनी है 5, तो 50/3 इंटू ये ऊपर जाकर के उल्टा होकर मल्टीप्लाई होगा -1/25 हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना, ये ऊपर जाकर के उल्टा होकर मतलब वही रेसिप्रोकल जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25/1 कितना हो जाएगा 1/25, और माइनस साइन बेटा रहेगा, उसको गायब मत कर देना, ठीक है। अब देखो ये कटेगा ना, 25 2 कितना होता है 50, और यहाँ का जो 5 है इसको भी आप यहाँ ले जाओ तो कितना हो जाएगा, इमेज की हाइट इज इक्वल्स टू 5, या एक काम करो ना, माइनस यहाँ पर नेगेटिव साइन है ना, तो -2 इंटू 5/3 कर दो, कितना आ जाएगा, इमेज की हाइट इज इक्वल्स टू -5 2 10/3। तो ये तो बेटा 3.3333 चलता जाएगा, ठीक है। इमेज की हाइट कितनी आ जाएगी -3.33 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। माइनस का साइन क्या बता रहा है, माइनस का साइन ये बता रहा है कि इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, इसीलिए उसकी हाइट को अपन नेगेटिव y एक्सिस से नाप रहे हैं। ओके चल, तो कुल मिला करके अब जा करके अपना सवाल, अरे अभी भी पूरा नहीं हुआ, ओफो क्यों, क्योंकि अभी तक हमने रे डायग्राम तो बनाया ही नहीं है, वाह जी वाह। चलो ठीक है, आ जाओ, रे डायग्राम भी अपन बना ही देते हैं। आइए, कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, F1 2F1 F2 2F2, ठीक है। फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो इसका डबल कर दो 20 कर दो, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस तुम्हें मिल जाएगा, मतलब कि तुम्हें 2F1 से ऑप्टिकल सेंटर के बीच का 2F1 से ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा कितना 20 सेंटीमीटर, क्योंकि सवाल में आपको फोकल लेंथ कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा इसका डबल, यानी कि 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने के लिए बोला गया है, ऑब्जेक्ट को रखने के लिए बोला गया है बेटा, क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है 2F1 के बियॉन्ड। रे डायग्राम बनाने के लिए बेटा पहले ये तो पता करो कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, मतलब कि ऑब्जेक्ट को आपको रखना कहाँ है ना, कि 2F इन्फिनिटी पे रखना है, कि 2F1 के पीछे रखना है, कि 2F1 पे रखना है, कि 2F1 और F1 के बीच में रखना है, कि F1 में रखना है, या F1 या ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना है, कहाँ रखना है। जब तक यही नहीं पता होगा तो रे डायग्राम कैसे बना पाओगे, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर यानी कि 2F1 के बियॉन्ड, जब ऑब्जेक्ट रखा होता है 2F1 के बियॉन्ड तो इमेज कहाँ बनती है F2 और 2F2 के बीच में बनती है। तो पहली इंसिडेंट लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये थोड़ी ऊपर चली गई बेटा, मेरे पास स्केल नहीं है ना, इसलिए मेरे जो डायग्राम है वो थोड़े से ऊपर नीचे बन जाते हैं। तुम अपनी कॉपी बनाओगे तो अच्छे से आराम से बनाना, बन जाएंगे इजीली, ठीक है। पहली इंसिडेंट लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे फोकस को क्रॉस करती हुई निकल जाएगी, ठीक है। दूसरी इंसिडेंट लाइट रे जो फोकस को क्रॉस करती हुई लेंस के अंदर आ रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आ गई दूसरी जो फोकस को क्रॉस करते हुए आ रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, इसके पैरेलल हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब देखो तुम्हारे पास दो रिफ्रैक्टेड रे, एक ये वाली एक ये वाली, देखो दोनों कहाँ मिल रही हैं, दोनों मिल रही हैं यहाँ, मतलब इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो जाएगा यहाँ, यानी कि F2 और 2F2 के बीच में,
ये वाला बनना था बेटा रे डायग्राम, ठीक है। तो रे डायग्राम बनाने में दिक्कत नहीं है, बस इतना पता हो कि कौन से केस का बनाना है, फिर तो तुम निकाल लोगे, है ना। यही 50/3 को आप क्या बोलोगे, और सॉल्व करोगे तो 16/66 सेंटीमीटर आ जाएगा। मुझे और आगे इसको सॉल्व करना था, इसलिए मैंने इसको फ्रैक्शन में ही छोड़ दिया था, ठीक है। और रे डायग्राम इसका बेटा ये वाला बन जाएगा, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, आइयो नहीं आइए क्या बोल रही हूँ मैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्केव लेंस, ओके कॉन्केव लेंस के ऊपर सवाल आया है बेटा। फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर। तुमको पता है कि कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होती है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर, ठीक है। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दी लेंस। अच्छा इमेज डिस्टेंस यहाँ पर आपको दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर। नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव, क्यों, कॉन्केव लेंस है, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बनाएगा, तो इमेज डिस्टेंस यहाँ पर हमेशा नेगेटिव ही होगा। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर आपको बताना है और रे डायग्राम पे बना के बताना है, ठीक है। सबसे पहले अपन काम करते हैं, अपन वो बनाते हैं क्या, लेंस फॉर्मूला लगा करके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल लेते हैं। आ जाओ, 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। 1/u निकालने तो एक काम करते हैं, इसको अपन यहाँ ले जाते हैं, इसको अपन यहाँ ले आते हैं, तो 1/v - 1/f इज इक्वल्स टू 1/u हो जाएगा। 1/f यहाँ पे पॉजिटिव में, यहाँ जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया। 1/u यहाँ पे नेगेटिव में, यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा। इतना समझ में आया ना। चलो 1/v की जगह पे क्या रख देंगे, -1/10, ये नेगेटिव फॉर्मूले का नेगेटिव है। 1/f की जगह पे क्या रख देंगे, -1/15, ठीक है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे बेटा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो -1/10 + 1/15। अब इसको और क्या करेंगे, अरे सॉल्व करेंगे बेटा, तो 10 और 15, 10 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आ जाए। आप बोलोगे कि मैम 15 कर दो, मैंने कहा ओके, -15, ये प्लस फॉर्मूले का प्लस है, ठीक है। 15 में क्या मल्टीप्लाई करें, इतना आ जाए। आपने बोला कि मैम 10 कर दो, मैंने कहा ओके। अब 15 में से जो 10 है, ठीक है, 15 में से जो 10 है वो आप माइनस कर दो, क्योंकि बेटा नेगेटिव मतलब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है ना। तो 15 में से 10 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 5। साइन लेंगे बड़े नंबर का, यानी कि माइनस, नीचे आ जाएगा 10 × 15, ये 5 से जाएगा, 5 3 ज़ा कितना होता है 15। तो 1/u कितना आ गया बेटा, 1/u आपका आ रहा है -1/, नीचे क्या है 10 × 3 मतलब कि 30, तो u कितना हो जाएगा, u हो जाएगा -30 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके अब क्या करना है, अब हमें बनाना है रे डायग्राम। भाई वही वाली बात है ना कि जब तक आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं पता होगी आप रे डायग्राम ना बना पाओगे। तो ये हो गया आपका कॉन्केव लेंस, ठीक है। काफ़ी छोटा सा बना दिया मैंने, पर चलो कोई बात नहीं, काम हो जाना चाहिए अपना। ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1 F2 2F2, ठीक है। फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस आपको पता है कितना है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका डबल कर दो, यानी कि 30 सेंटीमीटर, तो 2F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस आएगा कितना, 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आया है, अच्छा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आया है बेटा 30 सेंटीमीटर। देखो कॉन्केव लेंस के बेटा दो ही रे डायग्राम्स पढ़े हैं। एक अपन ने पढ़ा है कि जब ऑब्जेक्ट रखा होता है इन्फिनिटी पे तो इमेज कहाँ बनती है, इसकी फोकस पे बन जाती है, F1 पे बन जाती है, ठीक है। दूसरा ये कि आप इन्फिनिटी से लेकर के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रख दो क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में ही बनेगी, है ना। तो ये दोनों केसेस अपन को पता है, तो उसी के हिसाब से अपन क्या करेंगे यहाँ पे मतलब कहने को जो पहला केस है इन्फिनिटी वाला, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, वो यहाँ पर नहीं बनना है। बनना तो वही है कि ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं रखा हुआ है, बट एग्जैक्टली कहाँ रखा हुआ है तो ये आपको वैल्यूज़ देख करके ही पता चलेगा, ठीक है। तो फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, 2F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर ही क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 2F1 पर। तो अब इसकी निकाल लो बेटा, मतलब वो बना लो क्या, रे डायग्राम। पहली इंसिडेंट लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन ऐसा लगेगा कि वो मानो
फोकस से निकल करके डाइवर्ज हो रही है। दूसरी इंसिडेंट लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करती हुई निकल रही है, तो बेटा बिना डेविएट हुए वो निकल जाएगी। तो अब देखो दोनों रिफ्रैक्टेड रे कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही हैं, तो इमेज का फॉर्मेशन यही हो जाएगा बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ओके डोकी, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा, वीडियो को पॉज करना ले लेना। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके से मेरे को 2F1 पे रखा है ऑब्जेक्ट को। हमें ये तो पता ही था कि कौन सा जो है ना केस का हमें रे डायग्राम बनाना है। इन्फिनिटी वाला तो नहीं बनाते, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं रखा होगा ऑब्जेक्ट, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ वो आपको सवाल से रिलेटेड रे डायग्राम बनाना है, इसलिए आपको वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए बेटा रे डायग्राम बनाना होगा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, 2F1 पे होगा, तो इमेज तो कहीं भी रखो तो वो तो F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, ओके, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपने पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है बेटा, -10 सेंटीमीटर, चाहे कुछ भी लेंस हो चाहे कोई भी मिरर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ है +15 सेंटीमीटर। क्यों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर है तो इसकी फोकल लेंथ तो पॉजिटिव में होती है। पोजीशन और नेचर बताना है इमेज का, मतलब इमेज डिस्टेंस बताना है, और नेचर तो भाई क्या ही बोले, पता है कॉन्वेक्स मिरर है तो एक नंबर का देवदास है, हमेशा क्या करेगा, डिमिनिश्ड। अरे डिमिनिश की स्पेलिंग देख लो, मेरी शर्मा जाएगी डिमिनिश की स्पेलिंग, डिमिनिश्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बना करके देगा। ठीक है, रही बात इमेज की पोजीशन की, तो वो निकालेंगे और क्या, मिरर फॉर्मूला से 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। 1/v निकालना ना, तो 1/u को वहाँ फेंक दो, तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। 1/f की जगह पे क्या रख देंगे, +1/15, ये नेगेटिव फॉर्मूले का नेगेटिव है। 1/u की जगह पे क्या रख देंगे, -1/10, ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 1/15 + 1/10, सॉल्व कर लो बेटा। 15 और 10 क्या मल्टीप्लाई करें 15 में, कितना आ जाए, आपने बोला कि मैम 10 कर दो, मैंने कहा चलो ठीक है कर देते हैं। क्या मल्टीप्लाई कर दे 10 में, कितना आ जाए, आपने बोला मैम 15 कर दो, मैंने कहा ओके चलो ठीक है कर देते हैं। अब 10 + 15 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 नीचे कितना आ जाएगा, 15 × 10, काटो पीटो, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15, तो आपका 1/v कितना आ रहा है, 1/v आ रहा है 1/, नीचे क्या है 3 × 2 6, यानी कि 1/6, तो v कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, और ये फिर आ गई क्या आपकी वैल्यू इमेज डिस्टेंस की, दैट इज 6 सेंटीमीटर्स। आ गई, सिंपल बेटा, मिरर फॉर्मूला का ही इस्तेमाल करना है, ऐसा कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं लगानी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब क्या करेंगे, करना क्या है, हाँ रे डायग्राम बनाना है क्या, नहीं चलो अच्छा है नहीं बनाना रे डायग्राम। ओके, तो आप फटाफट से क्या कर सकते हो, इस सवाल का भी बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो मैं आपको ये पहले भी बात बोल चुकी हूँ, एक बार फिर से बोल देती हूँ कि जो भी तुम जैसे कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर रही होती हूँ, चाहे जो भी क्वेश्चन क्यों ना हो, ठीक है, तुम कायदे से जो है मेरे साथ साथ खुद भी सॉल्व करते जाया करो। ये ना हो कि मैम आप कर रही हो तो आप ही करती रहो, हम देखेंगे। बेटा देखने से काम नहीं होता, करने से काम होता है, तुम्हें भी करना होगा। ठीक है, चलो क्या करना होगा, अरे क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आ जाते हैं, ये उसी का पूरा सोल्यूशन है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अरे यहाँ पर गड़बड़ हो गई है बेटा, 5 6 ज़ा 30 करना भूल गए हैं, 6 सेंटीमीटर, इसको काट देना, ये 6 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन।
मैग्निफिकेशन जो प्रोड्यूस कर रहा है प्लेन मिरर वो कितना है +1। तो +1 का मतलब देखो तुमको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैग्निफिकेशन का साइन बताता है इमेज का नेचर, रियल इन्वर्टेड है या वर्चुअल इरेक्ट है, और जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है वो हमें बताती है इमेज का साइज, की इमेज एनलार्ज्ड बन रही है, डिमिनिश बन रही है, सेम साइज की बन रही है, ठीक है। प्लस का मतलब क्या है, इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। और 1 का मतलब क्या है, जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है इसका मतलब क्या, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बराबर बराबर है, मतलब कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट के बराबर है, मतलब कि सेम साइज की इमेज बन रही है। तो बेटा प्लेन मिरर की तो खास बात यही होती है कि हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है और साथ ही साथ सेम साइज की इमेज का फॉर्मेशन करता है, बस वही लिखना है और क्या। Magnification produced by a plane mirror is +1, which means that the size of the image formed is exactly equal to the size of the object behind the mirror. Behind the mirror क्यों लिखा हुआ है, ये बताने के लिए कि इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है, क्योंकि साइन क्या है, मैग्निफिकेशन का प्लस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, एक बार फिर से, मतलब ये काटा नहीं है अभी, उसको मत देखो, तुम तो खुद से सॉल्व करो। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर, एट अ डिस्टेंस ऑफ, अच्छा मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है, कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है मुन्नो, कितना, 30 सेंटीमीटर। क्या करना है, इमेज का वही नेचर, साइज, पोजीशन सब बताना है। तो बेटा देखो ऐसा है कि नेचर तो हम ऐसे ही बता सकते, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनाएगा, ठीक है, डिमिनिश्ड इमेज ही बनाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ चलो आज अपन निकालते हैं क्या, वो इमेज की पोजीशन कैसे निकालेंगे, लगाएंगे मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, इसको यहाँ ले जाओ तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। 1/f की जगह पे क्या रख देंगे, आप बोलोगे कि मैम कहाँ रखें, क्यों रखें, कैसे रखें, नहीं आता, क्यों मैम दिया ही नहीं है, अरे तो बुड़बक आर तो दिया है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है तो उसका आधा कर दो कृपा करके, तो तुम्हारे पास फोकल लेंथ आ जाएगी, 30 का आधा कर दो कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर, बस वही तो निकालना और करना क्या है। तो 1/f की जगह पे अपन क्या रख देंगे, +1/15, प्लस क्यों बेटा कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, ये माइनस फॉर्मूले का माइनस है, 1/u की जगह पे क्या रख देंगे, -1/20, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट खोलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/15 + 1/20, ओके। अब 15 में क्या मल्टीप्लाई करें, इतना आ जाए, आप बोलोगे कि मैम 20 कर दो, मैंने कहा ठीक है कर देती हूँ। 20 में कितना मल्टीप्लाई करें कितना आ जाए, आप बोलोगे कि मैम 15 कर दो, मैंने कहा चलो ठीक है। अब 20 + 15 कितना हो जाएगा, 35, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, 15 × 20 आ जाएगा, 5 से कटेगा, 5 7 सा 35, 5 3 सा कितना होता है 15। तो बेटा ये आपका क्या है, अरे क्या था, हाँ इमेज डिस्टेंस है ना, तो 1/v इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 7/60, तो v कितना आ जाएगा 60/7 सेंटीमीटर। इसको तुम डेसिमल में कर लेना, ठीक है, सारे काम मैम से मत करवाया करो, कुछ काम खुद भी कर लिया करो, क्योंकि एग्जाम में अल्टीमेटली तुम्हें करना पड़ेगा, मैम नहीं आएंगी वहाँ पर। बेटा बताओ 60/7 आया ना तुम्हारा आंसर, चलो मैं इसको तुम्हें डेसिमल में करके देती हूँ, नहीं तुम्हें करना पड़ेगा, तो कुछ काम बेटा खुद भी कर लिया करो, ठीक है। हाँ अब इमेज की हाइट निकालनी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। इमेज की हाइट बाय ऑब्जेक्ट की हाइट इज इक्वल्स टू -v/u, क्यों बेटा स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर्स के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बनता है, -v/u बनता है, ठीक है, ये माइनस लगाना भूलना मत, वरना हाइट की जो वो है साइन वो गड़बड़ आ सकता है, ठीक है। इमेज की हाइट तुमको निकालनी है, ऑब्जेक्ट की ऑलरेडी गिवन है कितनी, 5 सेंटीमीटर, माइनस v की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है, कितनी निकाली है 60/7, ठीक है, बाय u की वैल्यू कितनी है बेटा, -20/1 लिख सकते हैं, -20/1, ठीक है। अब देखो नीचे का नेगेटिव ऊपर के नेगेटिव से कट जाएगा, 5 को यहाँ भेज दो तो ये कितना हो जाएगा, और ये भी ऊपर जाकर के उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि अपना कुछ इस तरीके से बनेगा, इमेज की हाइट इज इक्वल्स टू 5 × 60/7 इंटू, ठीक है, इंटू, ये कलर हो सकता है तुम्हें आगे दिखे ना इसलिए मैं चेंज कर देती हूँ, ऊपर जाके ये कितना हो जाएगा 1/20, ये हो जाएगा 1/20। अब ये सब कटेगा कुटेगा, 5 4 ज़ा कितना होता है 20, ये अभी भी जाएगा, 2 ज़ा 30 ज़ा
15 जा, तो इमेज की हाइट बेटा आएगी आपकी 15/7 सेंटीमीटर। कितनी आ गई इमेज की हाइट? 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी ना। अरे 15/7 कितना हो जाएगा? 2 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर। नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। क्यों? अरे बेटा कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। इमेज हमेशा कहाँ बनेगी? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनेगी। ठीक है, तो इमेज का जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा 60/7 सेंटीमीटर, जो बराबर होगा 8.6 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, और इमेज की हाइट कितनी आ जाएगी? इमेज की हाइट आ जाएगी आपकी 15/7 यानी कि 2 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर। ठीक है, 2.2 सेंटीमीटर टू बी मोर स्पेसिफिक। चलिए, अगर आप चाहते हो उसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो। वीडियो को पॉज कर लिया करो बेटा और स्क्रीनशॉट ले लिया करो। कई बार ऐसा होता है कि मैं भी साइड होना भूल जाती हूँ, आगे बढ़ जाती हूँ, तो तुम वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर। An object of size 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। ठीक है, कॉन्केव मिरर है, ऑब्जेक्ट का साइज कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? -27 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दी हुई है -18 सेंटीमीटर। सब कुछ माइनस में क्यों है बेटा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो वैसे भी नेगेटिव होता है, कॉन्केव मिरर है इसलिए फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी। At what distance from the mirror should a screen be placed so that the sharp focused image can be obtained? मतलब वही है कि इमेज पोजीशन यहाँ पर आपको निकालना है। फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज। तो नेचर अपन वैसे भी बता सकते हैं। क्यों? स्क्रीन पर इमेज ऑब्टेन की जा रही है, इसका मतलब 100% वो कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड ही होगी। बाकी बची बात इमेज की हाइट की, तो वो भी निकाल लेंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। आ जाओ अपन लगाते हैं क्या मिरर फॉर्मूला। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। u को वहाँ ले जाओ तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। ठीक है, 1/f की जगह पे अपन क्या रख सकते हैं? 1/f की जगह पे अपन -1/18 रख सकते हैं। ये नेगेटिव फॉर्मूले का नेगेटिव है। 1/u की जगह पे अपन क्या रख सकते हैं? -1/27 रख सकते हैं। ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये? -1/18 प्लस 1/27। ठीक है, अब इसको अपन और सॉल्व करते हैं। अब 18 में क्या मल्टीप्लाई करें कि इतना आ जाए? आपने बोला कि मैम 27 कर दो, मैंने कहा चलो ठीक है बेटा, यहाँ पर नेगेटिव साइन है ना, इसको खा मत जाना। तो -27 प्लस ये फॉर्मूले का प्लस है। 27 में क्या मल्टीप्लाई करें कि इतना आ जाए? आपने बोला कि मैम 18 कर दो, मैंने कहा चलो ठीक है 18 कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा आपका। ओके, तो 27 में से बेटा अब 18 माइनस कर देना, फिर इसके बाद में जो भी आपका डिनोमिनेटर की जो वैल्यू आएगी, मतलब जो है वो तो है ही, क्या ही बोलें, 28 × 7। 27 में से भैया 18 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ जाएगा। 9 आएगा, 9 -9 क्यों? साइन लेंगे बड़े नंबर का, 27 का। ठीक है, अब 9 2 जा कितना होता है? 18 होता है, और काट दो तो ये बेटा आपका कितना आ जाएगा? 7 2 जा 14 2 जा 4 54। तो आपका जो है इमेज डिस्टेंस कितना आ जाएगा? इमेज डिस्टेंस यहाँ पर आ जाएगा -54 सेंटीमीटर। कैसे किया समझ में आया ना बेटा? इसको कुछ नहीं, मैंने आगे सॉल्व कर दिया है। अपन 1/v निकाल रहे हैं, कितना आया? -1 नीचे कितना बचा? 27 × 2 यानी कि 54। तो v कितना आ जाएगा? -54 सेंटीमीटर। ठीक है, v कितना आ जाएगा? -54 सेंटीमीटर। अब क्या करना है? इमेज का साइज भी बताना है, तो एक बार फिर से लगाएंगे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। इमेज की हाइट बाय ऑब्जेक्ट की हाइट इज इक्वल्स टू, मिरर है ना तो -v/u लगा देंगे। इमेज की हाइट निकालनी है, ऑब्जेक्ट की कितनी दी हुई है? 7 सेंटीमीटर दी हुई है, ये माइनस फॉर्मूले का माइनस है। v की वैल्यू कितनी आई है? -54 सेंटीमीटर। u की वैल्यू कितनी है आपके पास ऑलरेडी? अरे u की वैल्यू कितनी है आपके पास ऑलरेडी? -27 सेंटीमीटर। ठीक है, नीचे का नेगेटिव ऊपर के एक नेगेटिव से कट सकता है। इमेज की हाइट निकालने के लिए 7 को आप वहाँ ले जाओ, तो इमेज की हाइट इज इक्वल्स टू माइनस, अभी एक माइनस बेटा अभी भी बचा ही हुआ है, 54 × 7 को भी यहाँ ले जाओ तो 7
बाय 27। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से पूरे को सॉल्व करोगे तो इमेज की हाइट कितनी आ जाएगी बेटा, 14 सेंटीमीटर आ जाएगी इन शॉर्ट। -14 सेंटीमीटर, माइनस क्या बता रहा है, इमेज बन रही है इन्वर्टेड, मतलब कि उसकी हाइट कहाँ से नाप रहे हैं अपन, नेगेटिव वाई एक्सिस से नाप रहे हैं। ठीक है, तो इमेज की हाइट कितनी आ गई है, -14 सेंटीमीटर। उसको पूरे को सॉल्व कर लें तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, -14 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे अपन सारे क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे ये भी है, कोई बहुत नई बात नहीं है इस क्वेश्चन में। सिंपल हमने मिरर फार्मूला लगा दिया और मैग्नीफिकेशन का लगा दिया फार्मूला, इमेज डिस्टेंस आ गया और वहाँ से इमेज की हाइट आ गई। नेचर आपने बता ही दिया है कि अगर नेगेटिव आ रहा है इमेज डिस्टेंस, इसका मतलब क्या, इमेज कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, चलो अगले सवाल पर हम आ जाते हैं बेटा। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2.0 डायोप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंसेज। देखो अगर किसी लेंस की पावर ही नेगेटिव है तो जाहिर सी बात है उसकी फोकल लेंथ भी क्या होगी, नेगेटिव ही होगी। और कौन सा लेंस है जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कॉनकेव लेंस। तो है तो ये कॉनकेव लेंस, ये अपन ने पता लगा लिया। अब इसकी फोकल लेंथ भी निकाल ही लेते हैं, तो फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1/पावर, मतलब ठीक है उल्टा होता है, उसको भी मैंने उल्टा कर दिया, उल्टे का उल्टा सीधा। ठीक है, तो -2.0 डायोप्टर, डेसिमल हटा दो ऊपर आ जाएगा 0, काट दो, कितना आ जाएगा -0.5 मीटर। इसको आप चाहो तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना फोकल लेंथ को। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अपने कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, -0.5 मीटर्स। ठीक है, तुम्हारी श्रद्धा, अगर तुम इसको सेंटीमीटर में करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो मीटर्स में तो तुम्हारा आ ही जाएगा। ओके, चलो। A doctor has prescribed a corrective lens of power 1.5, अच्छा +1.5 diopter. Find the focal length of the lens. Is the prescribed lens diverging or converging? बेटा जिस लेंस की पावर पॉजिटिव में है उसकी फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी। और कौन से लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉन्वेक्स लेंस की होती है। इसका मतलब ये क्या है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कॉन्वेक्स लेंस। कन्वर्जिंग होगा, डाइवर्जिंग होगा, सबको पता है कि ये होता है कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, अब क्या निकालना है, अब निकालना है इसकी फोकल लेंथ। तो वही करेंगे, फोकल लेंथ निकालने के लिए एक बार फिर से 1/पावर कर देंगे, 1/+1.5 डायोप्टर, डेसिमल हटाएंगे ऊपर आ जाएगा 1 0। ठीक है, 5 से कटेगा, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो 2/3 कर देना, कितना आ जाएगा 0.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। फोकल लेंथ जो है बेटा आपकी, मतलब अपने ये लेंस की 0.6 सेंटीमीटर के करीब आ जाएगी। ठीक है, चलो 0.66 उसको राउंड ऑफ करके अपन 0.67 बोल सकते हैं, तो +0.67 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ जाएगी अपने कन्वर्जिंग लेंस की। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है, यानी कि फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, क्या बोलते हैं, इसका आधा कर दो, 3/2 मीटर्स। ठीक है, ओके फिर इसके बाद में इफ़ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर आपको दिया हुआ है कितना, 5 मीटर, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, तो एक काम करते हैं अपन, लगाते हैं सबसे पहले क्या, लेंस मिरर फॉर्मूला। ठीक है, सो 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। 1/v निकालने के लिए 1/u को यहाँ ले जाओ, तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। 1/f की जगह पे क्या रख देंगे, 2/3। भाई f कितना है, भाई आपको पता है ना, फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, तो कितना है 3/2। तो f है अगर 3/2 तो 1/f कितना हो जाएगा इसका उल्टा, यानी कि 2/3। ठीक है, और क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ उसकी पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पर अपन पॉजिटिव साइन ही डालेंगे। ये माइनस फॉर्मूले का माइनस है, 1/u की जगह पे अपन क्या डाल देंगे, -1/5, ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2/3 + 1/5 इज इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे, ले लेंगे इसको और क्या, डिनोमिनेटर में 3 में क्या मल्टीप्लाई करें, इतना का आ जाए। आप बोलोगे कि मैम 5 कर दो, मैंने कहा चलो ठीक है, 5 जो लेंगे उसको अपन 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 10 जा, प्लस 5 में क्या मल्टीप्लाई करें, इतना आ जाए। आपने बोला कि मैम 3 कर दो, मैंने कहा चलो ओके ठीक है, तो कितना आ गया 13/15, मतलब ये 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा।
तो 13/15 आ गया क्या आपका 1/v बेटा, 1/v आया 13/15, तो v कितना आ जाएगा 15/13 सेंटीमीटर, 1.1 कुछ करके आएगा इसका आंसर, है ना। सॉल्व करोगे तो डेसिमल में 1.1 और फिर शायद 2 सेंटीमीटर ऐसा कुछ, तो भी आपका v का आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर इमेज का साइज भी बताना है, तो ऑब्जेक्ट का साइज, हाँ मतलब इतना ही करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट का साइज यहाँ पर आप दिया हुआ है क्या, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑन अ रेडियस ऑफ कर्वेचर दिस इफ अ बस इज लोकेटेड एट दिस मीटर फ्रॉम द मिरर फाइंड द पोजीशन। आप चाहो तो यहाँ पर बेटा मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है, v/u करके, -v/u करके आप मैग्निफिकेशन का वो निकाल सकते हो वैल्यू, ताकि आप ये बता पाओ कि जो इमेज है वो इतनी छोटी बन रही है, मतलब डिमिनिश तो बनेगी क्योंकि कैसा है कॉन्वेक्स मिरर है ना, तो डिमिनिश तो बनेगी, लेकिन कितनी डिमिनिश बनेगी ये आप निकाल सकते हो मैग्निफिकेशन का वो फॉर्मूला लगा करके, अगर आप चाहो तो, ठीक है। अच्छा 1.15 मीटर यहाँ पर क्या आ गया है, इमेज डिस्टेंस आ गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़े बच्चों, मीटर, सॉरी ये सेंटीमीटर मैंने क्यों लिख दिया, वेरी सॉरी, यहाँ पर आएगा मीटर प्लस 1.15 मीटर्स, ठीक है। चलो ये देखो, आप कुछ यहाँ पर ऐसे मैग्निफिकेशन निकाल करके ये बता सकते हो कि, क्योंकि यहाँ पर आपसे साइज भी पूछा गया है इमेज का। अब इमेज का साइज यदि पूछा गया है, अगर ऑब्जेक्ट का दिया होता, बस का दिया होता, तो आप निकाल लेते इमेज की हाइट, नहीं दिया हुआ, इसका मतलब क्या, मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा और फिर ये बताना पड़ेगा कि भाई इतनी छोटी है, डिमिनिश तो है पर कितनी डिमिनिश है, ये आपने बता दिया बाय द फैक्टर ऑफ 0.23, ठीक है। चल ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर इन साइज, ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है -25 सेंटीमीटर, कॉन्केव मिरर है, फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव में होगी। व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस, ठीक है, इमेज डिस्टेंस आपको निकालना है और इमेज की हाइट भी निकालनी है, नेचर भी बताना है, वो बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आ जाओ, सबसे पहले लगाएंगे मिरर फॉर्मूला 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। अब तो अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, इतने बड़े हो गए हैं। चलो 1/v निकालने के लिए 1/f की जगह पे अपन क्या रख देंगे, -1/15, ये नेगेटिव फॉर्मूले का नेगेटिव है। 1/u की जगह पे क्या रख देंगे, -1/25। अब इसको सॉल्व करेंगे, -1/15 माइनस प्लस 1/25, डेसिमल में आ जाएगा, सॉरी डेसिमल नहीं, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 15 × 25, 15 में क्या मल्टीप्लाई करें, इतना आ जाए, आपने बोला कि मैम 25 कर दो, मैंने कहा चलो ठीक है, -25 प्लस 25 में क्या मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाए, आपने बोला कि मैम 15 कर दो, मैंने कहा चलो ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है, 25 में से 15 माइनस कर दो, ठीक है, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, साइन लेंगे बड़े नंबर का, यानी कि -15 × 25, 5 से जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, ठीक है, तो ये 75/2 आ जाएगा, 37.5 सेंटीमीटर आएगा। तो 1/v कितना आ गया बेटा, -2/75, v कितना आ जाएगा, -75/2, यानी कि -37.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इमेज की हाइट भी निकालनी है, ओह माय गॉड सो मच वर्क। तो इमेज की हाइट निकालने के लिए डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं, v कितना आया है बेटा, अभी अभी अपना -75/2 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट को, मतलब ये लगेगा फॉर्मूला ये वाला, इमेज की हाइट इज इक्वल्स टू, मतलब बाय ऑब्जेक्ट की हाइट इज इक्वल्स टू -v/u, ये लगेगा फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली क्या कर रही हूँ, ऑब्जेक्ट की हाइट को मैं यहाँ ले जा रही हूँ मल्टीप्लिकेशन में, तो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना, -25 सेंटीमीटर बाय 1, कुछ नहीं था, मतलब डिनोमिनेटर में 1 ही होगा, नीचे का नेगेटिव ऊपर के नेगेटिव से, रुको एक और नेगेटिव बेटा यहाँ पर आएगा, एक और नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव तो इमेज डिस्टेंस का था, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, फॉर्मूले का नेगेटिव साइन भी तो आएगा ना। चलो तो ये नेगेटिव ऊपर वाले एक नेगेटिव से कट गया, अभी ऊपर जाकर के उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा, इमेज की हाइट इज इक्वल्स टू -75
बाई 2 इंटू 4 इंटू 1/25। अब ये 5 से जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 और 2 2 ज़ा 4। तो ये कितना बचा ऊपर न्यूमरेटर में 3 इंटू 6, यानी कि इमेज की हाइट कितनी आ जाएगी -6 सेंटीमीटर। माइनस मतलब इमेज कैसी बन रही है, इमेज बन रही है इन्वर्टेड, मतलब कि रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेचर पूछा गया था तो बता दिया, रियल एंड इन्वर्टेड। कहाँ बनेगी, मिरर से 37.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगी और साइज़ क्या होगा -6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका तुम क्या ही लोगे स्क्रीनशॉट, इतने गंदगी से मैंने यहाँ पर लिखा है। कहने का मतलब ये कि तुम्हें खुद से करना पड़ेगा बेटा, तरीका तो मैं बता दे रही हूँ कि कैसे कैसे करना है, बाकी खुद से करके देखो तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल पर आ जाते हैं। अ कॉन्केव लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ। ओके, कॉन्केव लेंस है, फोकल लेंथ कितनी दी हुई है -15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। मतलब कि इमेज डिस्टेंस यहाँ पे आपको दिया हुआ है -10। माइनस क्यों, क्योंकि कॉन्केव लेंस है, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनाएगा। मैग्निफिकेशन भी निकालना है, ठीक है, आ जाओ निकाल लेते हैं। लगाएंगे लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। u निकालने के लिए u को यहाँ ले जाओ, f को यहाँ ले आओ, तो 1/v इज इक्वल, सॉरी 1/v माइनस 1/f इज इक्वल्स टू 1/u। 1/v की जगह पे क्या रखेंगे -1/10, ये नेगेटिव फॉर्मूले का नेगेटिव है। 1/f की जगह पे -1/15 कर देंगे इज इक्वल्स टू 1/u। ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1/10 प्लस 1/15। अब इसको सॉल्व कर लो यार। 10 में क्या मल्टीप्लाई करे इतना आ जाए, आपने बोला कि मैम 15 कर दो, मैंने कहा चलो ओके। 15 में क्या मल्टीप्लाई करे कि इतना आ जाए, आपने बोला मैम 10 कर दो, मैंने कहा चलो ओके। अब माइनस प्लस माइनस होता है, 15 में से 10 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 5। साइन लेंगे बड़े नंबर का, बाय 10 इंटू 15। 5 3 कितना होता है 15। तो आपका जो इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है बेटा वो कितना आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। यहाँ से 1/u कितना आ रहा है -1/30, क्योंकि 10 इंटू 3 कितना होता है 30, तो उसको उल्टा कर दो तो ये कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है, इमेज, अच्छा मैग्नीफिकेशन की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ निकाल देती हूँ मैग्नीफिकेशन की वैल्यू, इमेज की नहीं, अच्छा हाँ मैग्नीफिकेशन की वैल्यू लेंस है ना, तो v/u करके निकालेंगे। v कितना है दिया हुआ है सवाल में -10 सेंटीमीटर। u की वैल्यू अभी अपन ने कितनी निकाली है -30 सेंटीमीटर। नीचे का सेंटीमीटर ऊपर के सेंटीमीटर से गया, नीचे का नेगेटिव ऊपर के नेगेटिव से गया, नीचे का 0 ऊपर के 0 से गया। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कितनी आ गई है 1/3, यानी कि 0.333 बस। ठीक है, लाइक दिस, ये आ गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30 सेंटीमीटर। और ये जो है अच्छा माइनस माइनस माइनस, हाँ मैग्नीफिकेशन की वैल्यू बेटा कितनी आएगी 1/3, माइनस नहीं आएगी क्योंकि साइन जो है नेगेटिव वाले वो कट चुके हैं, तो प्लस 1/33 आप बोल सकते हो कि 0.33। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है कितनी 2 सेंटीमीटर। किसके सामने रखा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस के सामने। फोकल लेंथ कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर पोजीशन साइज ऑफ द इमेज एंड ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। मतलब सब कुछ आपको निकाल करके बताना है। चलो आ जाओ निकाल लेते हैं। लगाते हैं लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v निकालने के लिए u को यहाँ ले जाओ, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। 1/f की जगह पे अपन क्या रख देंगे प्लस 1/10, ये प्लस फॉर्मूले का प्लस है। 1/u की जगह पे अपन क्या रख देंगे -1/15। अब इसको सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ब्रैकेट खोलने पर, तो ये कितना आ जाएगा 1/10 माइनस 1/15। इसको सॉल्व करो आगे, क्या मल्टीप्लाई करें 10 में कितना आ जाए, आपने बोला मैम 15 कर दो, मैंने कहा चलो ठीक है कर देते हैं 15 माइनस 15 में क्या मल्टीप्लाई करें इतना जाए, आपने बोला मैम 10 कर दो, मैंने कहा चलो ठीक है। 15 में से 10 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 5/10 इंटू 15, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो आपका जो इमेज डिस्टेंस है बेटा वो कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। क्योंकि 1/f कितना आ रहा है, सॉरी 1/v कितना आ रहा है 1/30, तो v कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, उल्टा कर देना उसको और कुछ नहीं।
फिर इसके बाद में इमेज की हाइट भी निकालनी है, तो यहाँ निकाल देती हूँ। इमेज की हाइट इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट की हाइट इनटू लेंस है तो v/u आ जाएगा फॉर्मूला। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दी हुई है 2 सेंटीमीटर, v कितना निकाला है अभी अभी -30 सेंटीमीटर, ये बेटा v की है साइन, ठीक है ना। और u कितना दिया हुआ है, u दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया माइनस माइनस गया, 15 टू 30 होता है, 2 टू कितना हो जाएगा 4, तो इमेज की हाइट आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, क्यों, इरेक्ट इमेज बनेगी ना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा कॉन्वेक्स लेंस भी क्या कर रहा है, आप बोल सकते हो कि ओके हाँ जी, इमेज डिस्टेंस जो है यहाँ पर आपका आ चुका है पॉजिटिव, तो यार इमेज की जो हाइट है वो तो नेगेटिव में आनी चाहिए। ओके यहाँ पर मैंने माइनस साइन क्यों लगा दिया मुझे पता नहीं, वेरी सॉरी बेटा, यहाँ पर माइनस साइन नहीं आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, क्योंकि इमेज डिस्टेंस यहाँ पर क्या है पॉजिटिव है। तो ऑब्जेक्ट की हाइट 2 सेंटीमीटर, कितना निकाला इमेज डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है -15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, 15 टू ज़ा, तो इमेज की हाइट आ जाएगी -4 सेंटीमीटर, क्योंकि यदि आपका इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब इमेज कहाँ बन रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, यानी कि रियल इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड इमेज के लिए तो हाइट नेगेटिव में आनी चाहिए ना। तो आप कुछ इस तरीके से अगर गलती कर भी रहे हो तो आप उसको चेक भी कर सकते हो, ठीक है। चलो अच्छा मैग्नीफिकेशन की वैल्यू भी निकालनी है, आ जाओ निकाल लेते हैं, v/u से निकाल लेते हैं। v कितना है 30 सेंटीमीटर, u कितना है -15 सेंटीमीटर, -2, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आ जाएगी -2, ठीक है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और क्या फटाफट से वीडियो को पॉज करो और स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़े, ये आ गया v + 30 सेंटीमीटर, ये आ गया मैग्नीफिकेशन -2 और हाइट आ गई -4, ठीक है। चलो दैट्स इट, तो आज के इस सेशन के लिए बस इतना ही। आज अपन ने ये चैप्टर पूरा ख़त्म कर दिया है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, एक्सरसाइज क्वेश्चन, सारे टॉपिक सब क्लियर कर दिए हैं A to Z। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, और अगले सेशन से हम क्या करेंगे, एक नए चैप्टर की शुरुआत। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।